नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है ज़िंदगी के रंग और इसकी राइटर है नबीला अबर राजा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। सरसब्ज़ ताज़ा तराशी हुई घास के वसी फर्श पे वो सब अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ थे। अहमर आज ही ऑस्ट्रेलियन तोते लाया था। दर समीन गज़ल और वर्दा आपी तीनों बड़े इश्तियाक से पिंजरे की जालियों में से झांक झांक कर रंग बिरंगे तोतों को देख रही थी। उनसे कुछ फासले पे अपने कोर्स की किताब में मगन हुरिया ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और रोए सुखन अहमद की तरफ मोड़ा। अहमद भाई, आप हर रोज़ नित नए परिंदे क्यों कैद करने के लिए लाते हैं? देखो तो इन्हें कितने मज़े मज़े की चीज़ें भी खिलाता हूँ और बेशुमार सहूलतें पिंजरे में मुहैया कर रखी हैं। तुमने वो शेर नहीं सुना जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए, चांदनी की उन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती? भाई ये आपका ख्याल है, वरना कैद चाहे किसी भी नोयत की हो कैद होती है, चाहे A क्लास हो B क्लास हो, मगर जेल में रहने वाला कैदी ही होता है। हुरिया बाकायदा बहस पर उतर आए, मगर अहमद दोबारा तोतों की नाज बरदारी में मगन हो गया था। बर्दापी ने मायनी खेज निगाहों से गज़ल की तरफ देखा। A क्लास का कैदी, मिसाल तो बहुत खूब है। वो हाथ पे हाथ मार कर हंसी। तो रना भी उनके करीब आ गई। हुरिया ने मंजर से हट जाना एक गनीमत जाना और किताब उठाकर झूले के पास आ गई। सारी आवाज़ें और मुस्कुराहटें पीछे रह गई थी। बेज़बान जानवरों के मामले में वो कुछ ज़्यादा ही हसास थी। चचा मियाँ ने तीतर पाल रखा था, जबकि अहमर भाई ने दुनिया जहान के तोते चिड़ियाँ जमा कर रखे थे। हुरिया बड़े धड़ल्ले से चचा मियाँ और अहमर भाई के सामने पिंजरों के बेज़बान कैदियों का रोना रोती, जिस पे पूरा घर ख़ास तौर पे गज़ल उसका मजाक उड़ाती। मगर अब्बा मियाँ अपनी छोटी और लाडली बेटी के उन नाजुक ख्यालात की बेहद कदर करते। अब्बा मियाँ गाड़ी से जो ही उतरे, हुरिया सामने आ गया और मामूल के मुताबिक सलाम करते हुए टिफ़िन उनके हाथ से ले लिया। वो मुँह हाथ धोकर गुसल खाने से बाहर आए तो वर्दा चाय की ट्रे सजाए उन्हीं के इंतज़ार में थी। अब्बा मियाँ की दफ्तर से वापसी पे शाम की चाय बड़े एहतमाम से पी जाती थी। आज भी रना ने पकौड़े बनाए थे। अब्बा मियाँ किसी दफ्तरी परेशानी का जिक्र कर रहे थे। कुलसूम तवज्जो से सुन रही थी। असद भाई आ गए तो रना उनके लिए मज़ीद चाय और पकौड़े लेने किचन की तरफ चली गई। असद की मतलाशी निगाहें वर्दा को ढूंढ रही थी, जो चाय का कप लेकर पहले ही अंदर कमरे में जा चुकी थी। रना और हुरिया से उसकी ये बेकरारी ढकी छुपी बात नहीं रही थी। एक घर में रहते हुए ये बात मुमकिन भी नहीं थी, और जब से असद और वर्दा की मंगनी हुई थी तब से असद का वर्दा वाले पोर्शन में आना जाना भी बढ़ गया था। बोल चाल और मुलाकातों पर वैसे भी पाबंदी नहीं थी। शुरू से वो इकट्ठे पले बड़े थे और साथ खेलकर जवान हुए थे। अब्बा मियाँ और कुलसूम को बेटियों को दी गई तरबियत और किरदार पे एतमाद था, इसलिए यकीन वासिक था कि इस हवाले से कोई मसला नहीं उठेगा। वर्दा चाय का खाली कप लेकर बाहर निकली तो असद की आंखों में रोशनी सी आ गई। अब्बा मियाँ असर की नमाज के लिए उठ चुके थे। अम्मा वज़ू कर रही थी। हुरिया इस पे मामूल किताब में मगन थी। रना किचन में चाय के बर्तन धो रही थी। असद के लिए हकायते दिल कहने का बड़ा मुनासिब मौका था। तुम ही हो हमारे हवास पे छाए हुए, आज इस बाब को हम सरेआम कहते हैं। वर्दा उसके इस तरह शेर पढ़ने पे छीम सी गई। भाड़ में जाओ तुम, घबराहट में वो यहीं कह सकी। इतने में रना हाथ पूंछती किचन से बरामद हुई तो असद को भी संजीदा होना पड़ा। हुरिया उस वक्त चचा के ड्राइंग रूम में बैठी सरीना से पटर पटर बातें कर रही थी। उसकी शानदार गाड़ी और बावर्दी शोफर देखने वाले को बाखूबी उसकी हैसियत का एहसास दिलाते थे, मगर चच्ची जाने क्यों सरीना को देखते ही तेवरियाँ चढ़ा लेती। वो बेचारी शर्जील से फ्रेंच में उनकी खैरियत दरियाफ्त करती। जवाबन वो कहता, अम्मी सरीना पूछ रही हैं आप कैसी हैं? खौला चच्ची हंसते हुए बज़ाहिर ठीक हूँ कलमुही कहकर उसका मुंह देखने लगती तो वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर कहती थैंक यू। सरीना के जुमलों की तान थैंक यू पर ही आकर टूटती। आज उसने महंगे बुटीक का सिला सिलाया फिरोज़ी सूट और बड़े नाजुक से क्रीम कलर के हाई हील सैंडल पहन रखे थे। हुरिया को तो वो बहुत अच्छी लगी। शर्जील ने सरीना के सामने उर्दू में हुरिया से कहा, तुम्हें पता है सरीना ने ये जूते सुपरमार्केट से कितने में लिए हैं? उसका इशारा सरीना के काली रंगत वाले पाँव में मकीद क्रीम कलर की नाजुक जूती की तरफ था। जब भी सरीना आती वो हुरिया से ज़रूर पजल खेलना न भूलता। हुरिया भी जूतों की कीमत का तयन कर रही थी कि शर्जील ने आहिस्ता से उसे कहा, ये देखो सरीना ने आज ही मुझे ये शूज़ दिलाए हैं, पूरे 9,000 के। 9,000 समझती हो? हज़ार के 9 नोट अपने हाथ से दुकान वाले के हाथ पे रखे हैं। उसका अंदाज सरासर ताव दिलाने वाला था। हुरिया को भी गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो तू मैं होती, गज़ल ने मामला रफा दफा करवा दिया। खाना तैयार हो चुका था। सरीना की पुरखुलूस दावत पे
उसे भी साथ देना पड़ा। खाने के बाद कॉफ़ी पीकर सरीना अपने शोफर के साथ शर्जील के हमरा वापस चली गई। वापसी के सफ़र में शर्जील ज़रूर उसके हमरा जाता और फिर खासी देर बाद लौटता था। हुरिया सरीना के जाते ही अपने पोर्शन में आ गई। सरीना और शर्जील का गैर वाज़ेह सा ताल्लुक़ उसके जहन को बड़ा तंग करता। पता नहीं क्यों मरी जा रही है शर्जील के लिए। ऐसा क्या देख लिया, कौन से लाल जुड़े हैं शर्जील भाई में जो बेचारी सरीना मर मिटी है। बिलाल और कुलसूम की जब शादी हुई थी उससे कुछ अर्सा पहले ही बिलाल ने एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत शुरू की थी। वर्दा की पैदाइश के फ़ौरन बाद रना इस दुनिया में वारद हो गई थी। उसके पीछे पीछे 3 साल बाद हुरिया चली आई थी। 20 साल में कुलसूम 3 बच्चियों की माँ बन चुकी थी। कम उम्र में शादी होने के बायस कुलसूम कहीं से भी 3 बेटियों की माँ नज़र नहीं आती थी। घर के तमाम कामकाज अपने हाथों से अंजाम देने की वजह से जिस्म वैसा ही शरीरा और गुदाज था। ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्दा और रना की बड़ी बहन नज़र आती। हुरिया को अम्मी से वालहाना लगाव था। दोनों ही अपनी बेटियों को बेहद चाहते थे। उन्होंने बेटा ना होने की ख्वाहिश को रोग नहीं बनाया था और इन तीनों की तालीम और तरबियत पे भरपूर तवज्जो दी थी। शादी के बाद बिलाल ने सब भाइयों के साथ मिलकर रहने को तरजीह दी थी, मगर उनके दादा के ज़माने का तामीर करदा था घर और उस वक्त के लिहाज से खासा वसी और रीज़ और ठीक ठाक गुंजाइश रखता था। ताया ने बेटे की शादी की तो ऊपर 3 कमरे और डाइनिंग रूम के साथ बाथरूम और किचन बनवाया था। खुद बिलाल का पोर्शन खुला और हवादार था। 3 कमरों के साथ ड्राइंग रूम और स्टोर भी था। वर्दा और रना दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। वर्दा की 1.5 साल पहले रऊफ़ चचा के बेटे असद के साथ मंगनी हुई थी। उसी मंगनी की तकरीब के दौरान रना असद के दोस्त फरजाम को पसंद आ गई। चचा और रऊफ़ के तवज्जुह से रना का रिश्ता फरजाम से तय पा गया। अब इसी सिलसिले में उन्हें शादी की जल्दी थी। कुलसूम और बिलाल वर्दा के साथ साथ रना के फ़र्ज से भी जल्द सबको दोष होना चाहते थे। बिलाल की तनख्वाह ठीक ठाक थी। कुछ रकम बचत स्कीमों में भी इन्वेस्ट कर रखी थी। फिर कुलसूम शुरू से ही खासी कफ़ायतशौर और सलीकामंद थी। 3 बेटियों की माँ होने के नाते उसे इस बात का बखूबी एहसास था कि रना, वर्दा और हुरिया के लिए जहेज़ साथ साथ ही तैयार करना होगा। अपने इस एहसास को उसने अमली जामा पहनाने में देर नहीं की थी। यही वजह थी अब वर्दा और रना के लिए अक्सर चीज़ें खरीदी जा चुकी थी। बिलाल, मैं चाहती हूँ कि वर्दा और रना के साथ साथ हुरिया के बारे में भी जल्दी कोई हतमी फ़ैसला कर लिया जाए। कुलसूम बहुत संजीदा थी। बिलाल ने इनकारा भरा। भाई मियाँ का भी यही ख्याल है, मगर हमारी हुरिया के इरादे बहुत बुलंद हैं। वो टैलेंटेड और ज़हीन लड़की है। एमए के बाद सहाफ़ती मैदान में बुलंद मकाम हासिल करना चाहती है, मगर भाई मियाँ को भी तुम्हारी तरह जल्दी है। सच तो ये है कि मैं अभी हुरिया की शादी करना ही नहीं चाहता। वो सच्चाई से बोले तो कुलसूम उलझ सी गई। क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हुरिया अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। कुलसूम उन्हें देख कर रह गई। बिलाल, मेरा ख्याल है कि हम अपनी तीनों बेटियों के फ़राइज़ से जितनी जल्द सबको दोष हो जाए बेहतर है। खैर, आपकी मर्ज़ी, लेकिन वर्दा और रना के ससुराल वालों को जल्दी तारीख देना पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, अभी रऊफ़ भाई से बात कर लेता हूँ। वो उठकर भाई के पास चले गए। शर्जील शादी के दावती कार्ड्स पे मेहमानों का नाम लिख रहा था। उस काम में हुरिया भी उसकी मदद कर रही थी। मेरा ख्याल है कि सरीना के पास अम्मी के साथ जाना पड़ेगा। तुम और चच्ची भी तैयार रहना। तुम्हें वैसे भी वो बहुत पसंद करती है। कार्ड खुद देने जाओगी तो खुश हो जाएगी। वो कुछ देर के लिए लिखना मौकूफ़ करके बोला तो हुरिया ने बड़े मसरूफ़ से अंदाज में इस बात में सर हिलाया। यहाँ पर सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, उसे कौन कंपनी देगा? अंग्रेज़ी जानने वाले घूंघट में होंगे। वो शरारत से मुस्काई। अरे यूँ तो मत कहो, खुद सरीना की अंग्रेज़ी भी लूली लंगड़ी सी है। वो तो फ्रेंच ही बोलती है। बस तुम लोगों के साथ वो हेलो हाई की तक अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करती है, बल्कि वो तो कहती है गज़ल और दुर्र समीन की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। खुद सरीना कहती है कि मैंने पाकिस्तान आकर ये अंग्रेज़ी के कुछ जुमले सीखे, बस यहाँ से उसकी अंग्रेज़ी की हद ख़त्म होती है। वहीं से मैं मुतरजम के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देता। वो शगुफ्ता लहजे में बोला तो हुरिया खामोशी से उसे देखने लगी। शर्जील भाई, एक बात पूछूं? पूछो भाई। वो मगन सा था। एन उसी वक्त गज़ल के आवाज़ देने पे वो बाहर चला गया तो हुरिया की उलझन जूं की तूं रह गई। भला सरीना का शर्जील के साथ क्या ताल्लुक़ है? सरीना शर्जील से उम्र में 8-9 बरस बड़ी है। उसका मज़हब, बोल चाल, रस्म व रवाज, हर चीज़ हमसे जुदा है। फिर उसके तनाजुर में चचा मियाँ के घराने पे उसकी नवाज़िशात दर नवाज़िशात का सिलसिला। शर्जील को अक्सर महंगे महंगे तोहफ़े देना, तकरीबन रोज़ाना 5 स्टार होटल्स में लंच और डिनर करवाना, मोबाइल पे उसे लंबी लंबी कॉल्स करना। सरीना का एक एक अंदाज़ ज़बान खामोशी किसी ख़ास ताल्लुक़ का इजहार करता था, मगर शर्जील उसका जिक्र आम से अंदाज में करता। खौला, चच्ची और गज़ल का रवैया सरीना से काफ़ी हद तक अमेज़ था। हाँ, असद भाई अपने आप में मगन नज़र आते। वो सरीना का जिक्र अच्छे अंदाज में ही करते और कभी कभी वर्दा को छेड़ने की खातिर कहते कि काश कोई सरीना शर्जील की तरह हमें भी घास डाल दे तो अपनी तो किस्मत ही बदल जाए।
हुरिया तो उनकी शरारत जान जाती, मगर वर्दा नाराज़ हो जाती। ऐसी ही एक हस्ती शर्जील की मंगेतर भी थी, नाजिश, जो पंजाब के एक दूर दराज के गांव में मकीम थी। वो अनपढ़ नहीं थी, मगर अपने तमाम तर अजड़पन, अखड़ मिजाजी के बावजूद वो हुरिया को बहुत अच्छी लगती थी। उसे यूँ लगता जैसे नाजिश वो नहीं है जो दर हकीकत जाहिर करती और शर्जील की फूफी ज़ात थी। साल 6 माह बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के चक्कर लगते तो तमाम रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती। ऐसी ही एक मुलाकात में नाजिश का सामना सरीना से हुआ तो उसने बड़ी हसरत से नाजिश को देखा और फिर कुरेद कर शर्जील से उसके बारे में पूछा तो वो बड़ी सफाई से अपने एहसासात छुपा गया। नाजिश दूर ज़रा सी बात पे भड़क उठती थी। कुव्वत बर्दाश्त उसमें ना होने के बराबर थी, मगर शर्जील से उसने कभी भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं की थी। गज़ल की मंगनी हुई तो वो पूरे महीने मामू के घर रही। इस दौरान सरीना बराबर आती जाती रही। उसने नाजिश से कई बार शर्जील को वसीला बनाकर बात करने की कोशिश की। इस लड़की का दिल कितना अच्छा है, तुम इसकी शक्ल को क्यों निशाना बनाती हो? यहाँ हमारे मुल्क में भी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं। गज़ल उसका मुंह देखती रह गई। सरीना की तरह नाजिश भी हुरिया की समझ से बाहर थी। बज़ाहिर उसके तेवर दुरुस्त होते, पर हुरिया जानती थी कि नाजिश का दिल बहुत नरम है। वो हाथ पाँव की मजबूत और लंबे कद की लड़की मालिक थी। गंदमी चेहरा, तीखे नकुज से सजा, देखने वाले को भला ही लगता। हुरिया के साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। पुप्पी के साथ वो भी कई बार उसे अपने गाँव आने की दावत दे चुकी थी। इस बार जब वो आई तो हुरिया के लिए खास मुल्तानी कढ़ाई का सूट लेकर आई, जो वो यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ सवार पहन कर गई। नाजिश अपने तोहफे की पजीराई पे खुशी से फूले न समाए। वो ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाली लड़की थी। वर्दा और रना की शादियों से पहले ही गज़ल की अचानक और हंगामी हालत में शादी हो गई। उसकी होने वाली सास को मामूली नोयत का हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने उसे मौत की घंटी समझ लिया और फ़ौरन शादी का तकाजा किया कि मरने से पहले इब्राहिम के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। रऊफ़ और खौला ने झटपट तैयारी कर ली। गज़ल का जहेज़ इतना शानदार था कि उससे पहले उनके ख़ानदान में किसी को इतना शानदार जहेज़ नहीं मिला था। सरीना ने गज़ल को सिर्फ 20,000 तो सलामी के ही दिए, बाकी कीमती तोहफे उसके अलावा थे। हुरिया को एक बार फिर ये सवाल तंग करने लगा कि सरीना ये सब क्यों कर रही है, क्यों इस फराग दिली से अपनी दौलत शर्जील और उसके घर वालों पर लुटा रही है। 1.5 माह बाद वर्दा और रना की भी शादी थी। इसी दौरान ये दबी दबी सरगोशियाँ भी सुनी गई कि बड़े चचा अपने बेटे काशिफ से हुरिया की शादी का इरादा रखते हैं। लड़कियां बालियां उसे अभी से छेड़ने लगी थी। ज्वेलर के पास से कलसूम आज ही जेवरात लेकर आई थी। कपड़े सिलने को दिए जा चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का सामान पहले ही खरीद कर घर में रखा हुआ था। कार्ड छपक कर आ चुके थे। कलसूम ने बिलाल के साथ खुद ही दोस्तों रिश्तेदारों को कार्ड देने का फ़ैसला किया। असद, शर्जील, अहमद और काशिफ भी इसी काम में मसरूफ़ थे। कलसूम बिलाल के साथ अभी आधे घंटे पहले बिलाल के साथ निकली थी। वो तीनों बहनें टीवी लाउंज में हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ शादी के जोड़े टांग रही थी। पास ट्रॉली पे पड़ा टीवी ऑन था, मगर किसी की तवज्जो भी उस सिमत नहीं थी। हुरिया को प्यास लगी तो वो पानी पीने के इरादे से जो ही दरवाजे से बाहर गई, उसी वक्त वो तीनों लड़के मरकज़ी दरवाज़ा खोलकर ऐन उसके सर पे आ पहुँचे और उसे चीखने की भी मोहलत नहीं मिली। चलो अंदर और देखो आवाज़ न निकले। काली शर्ट वाले ने पिस्तौल उसकी आंखों के आगे नचाया तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, वर्दा और रना की हालत बदलते भी देर न लगी। उनका पोर्शन ज़रा अलग थलग था, इसलिए कम ही इम्कान था कि इस खतरे का किसी को पता चलता जो इस वक्त उनके सरों पे नाच रहा था। और फिर मर्द भी घर पर नहीं थे जो वो किसी को पुकारने का रिस्क लेती। वर्दा की हालत सबसे ज़्यादा दगरगो थी। वो वैसे भी कम हिम्मत और डरपोक सी लड़की थी। तीनों में से एक अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ जेवरात, प्राइस बॉन्ड, नकद रकम और दीगर कीमती चीज़ें थी। वो 7 लाए कैनवस के थैले में सब कुछ भरने लगा। रना और वर्दा के तमाम ख्वाबों आरजुओं उसके थैले में बंद हो गई थी। रना धुआं होते आंखों से सब कुछ देख रही थी। काली शर्ट वाले सोफे पर बैठा मज़े से टांगे हिला रहा था। उसका इत्मीनान काबिल दीद था। उन तीनों ने अपनी शक्लें छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी थी, जो यकीनन इस बात की खमास थी कि उनकी रसाई काफ़ी ऊपर तक है। दोनों अंदर से थैलों समेत निकले और काली शर्ट वाले के पास ठहर गए, जो वर्दा को निगाहों के आसार में लिए हुए था। अब निकलने की करो। लंबे कद और घनी मूँछों वाला वो दरमियानी उम्र का लड़का बड़े मसरूफ़ अंदाज में बोला। इतनी जल्दी क्या है? वो रोई खौफज़दा से वर्दा के नाजुक सरापे को बड़े गौर से देख रहा था। तुम तो बस जहाँ लड़की देखी फिसल जाते हो। कमीज शलवार वाला बड़े बेहुदा अंदाज में ऐसा तो हुरिया समेत उन दोनों को भी नादीदा खतरे का एहसास हुआ। ये लगती भी तो बड़ी खालिश है। वो सोफे पे उठकर दीवार के साथ लगी वर्दा के पास आया, जिसकी रंगत में यकदम यकबैक जर्दी घुल गई थी। देखो, तुम्हें जो कुछ लेना था ले लिया, अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हुरिया ने बेसाख्ता कहा। हुक्म देती है, मुझे हुक्म देती है। काली शर्ट वाला अचानक गुस्से में आ गया और ज़ोरदार थप्पड़ हुरिया को खींच मारा। वो एहसास तौहीन से सुलग कर रह गई।
तुम क्यों नहीं बोलती चीनी गुड़िया? काली शर्ट वाला वर्दा के चेहरे की तरफ झुका हुआ था। हुरिया ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी, मगर उसकी कुव्वत अगुवाई सर पे मुल्कुल मौत की तरह खड़े पिस्तौल बरदार ने सल्ब कर ली थी। काली शर्ट वाला वर्दा के पास ठहर गया। उसके हाथ किसी हस्ते के खुले मुंह की तरह उसकी तरफ बढ़े थे। कमीज शलवार वाले ने बारी बारी तीनों के हाथ बांधे और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर होंठों पर टेप चिपकाए। देर हो रही है, वरना कुएं से प्यासा लौट कर ना जाता। काली शर्ट वाला जाते जाते फिर अलविदाई अंदाज में वर्दा के सामने रुका और वो नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की जिसने वर्दा के रहस्य है और शान भी खता कर दिए। वो ना बोल सकती थी, ना हरकत कर सकती थी, सिर्फ उसकी मकरू आवाज़ सुन सकती थी। वो तीनों जिस तरह आए थे चले गए। इस सहाने की खबर सबसे पहले असद को हुई, जो ऑफिस से जल्दी लौट आया था। शाम को बिलाल और कुलसुम तमाम दोस्त अहबाब को कार्ड देकर लौटे। तब उन्हें पता चला कि उनके पीछे क्या हो चुका। बिलाल उसी वक्त अपना सीना पकड़कर दोहरे हो गए। वर्दा की आंखों में ठहरी मुंजमद सी चुप ने उनके अंदेशे से धड़कते दिल को यकीन की ज़बान दे दी थी और वो चुपचाप वहाँ चले गए जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आता। कुलसुम के आंसू अंदर ही अंदर खुश्क हो गए थे। वो साकी तो जामिद किस्मत की उस सितम ज़रीफ़ी पर शिकवा को ना थी। एहसासात जैसे बर्फ़ हो गए थे और आंखों में ज़िंदगी की रमक नाम को ना थी। 40वें तक सब रिश्तेदार तवातुर से आते रहे। बिलाल प्राइवेट फर्म में काम करते थे, इसलिए वाजबात की अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कंपनी के मालिक मिडिल ईस्ट में थे। मैनेजर ने पुरानी खिदमात के पेश नज़र 15,000 रुपये खुद घर आकर कुलसुम को दिए और ताज़ियत के 2 हर्फ कहकर चला गया। अब कुलसुम के आगे जिम्मेदारियों का कोहे गरा था। हुरिया ने नोट किया कि असद भाई ने महीने भर से उनके पोर्शन का चक्कर नहीं लगाया। इद्दत का ज़माना कुलसुम ने किसी न किसी तरह उन तीनों के हमरा गुजार लिया। तमाम जमा जथा ख़त्म हो चुका था। रऊफ़ चचा और खौला चच्ची के बदले बदले रवैये ने उसको बहुत कुछ समझा दिया था। कहाँ तो सबको शादी की जल्दी पड़ी थी, अब एक सफाक सी खामोशी तारी थी। अम्मी कहाँ जा रही हैं? वो ज़रा की ज़रा रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, रऊफ़ भाई और तुम्हारी चच्ची के पास। फिर वो आहिस्ती से तमाम सीढ़ियाँ उतर गई। कुलसुम अपनी बातों का रद्द-ए-अमल रऊफ़ भाई और खौला भाभी के चेहरे पर तलाश कर रही थी। एक तकलीफ सन्नाटा तारी था। देखिए कुलसुम भाभी, मैं असद से बात करके आपको बताऊंगी। आखिरकार खौला चच्ची ने इस खामोशी को तोड़ा। असद से क्या बात करेंगी? वो हैरान हुई। भाभी, आपने मुझे सब कुछ कहने पे मजबूर कर दिया। फिर हौसले से सुनिए। असद ने वर्दा से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बड़ी सफाकी से सच उगल दिया। इस मौके पे कुलसुम ने बड़ी मुश्किल से अपने हौसलों की गिरती दीवार को सहारा देने की कोशिश की। क्यों? असद ने शादी से इनकार क्यों कर दिया? अचानक उसे क्या हो गया? कुलसुम ने उम्मीद अफजा निगाहों से रऊफ़ साहब की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गया और खामखा जूते की नोक से फर्श को रेतने लगे। उसने उन मरदूदों के जाने के बाद वर्दा को जिस हाल में देखा, इसके बाद शादी की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? खौला ने बड़े आराम से वो पत्थर से अल्फाज उसकी समातों की तरफ लड़खड़ाए। किस हाल में देखा? असद ने उसे। और फिर यहाँ वर्दा का क्या कसूर है? वो आज भी कल की तरह है। उसका दामन हर तरह की आलूदगी से पाक है। क्या हुआ अगर जो उस बदबख्त ने गलाजत के चंद चींटे मेरी फरिश्तों की तरह मासूम वर्दा पे उड़ाने की कोशिश की? हम बड़े नुकसान से महफूज रहे हैं। भाभी, ये आप कह रही हैं? ज़रा घर से बाहर लोगों की, मोहल्लेदारों की जहर उगलती ज़बानें देखिए तो तब पता चलेगा। भला असद ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? उनके लफ्ज़ में खंजर की सिकार थी। रऊफ़ साहब इस दौरान बड़े लाताल्लुक़ से बने चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने एक बार भी खौला को रोकने की कोशिश नहीं की। कुलसुम चुपचाप वहाँ से उठाई। पूरे घर में मौत का सा सन्नाटा तारी था। वर्दा को भी पता चल गया कि असद ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। सदमे से उसके असाब शल होने लगे। मैं असद से पूछूंगी ज़रूर। उसकी आंखों में जनूनी सी चमक थी, मगर इससे पहले कि वो बाहर निकलकर अपने इरादे को अमली जामा पहनाती, हुरिया उसे ज़बरदस्ती अंदर ले आई। भला उस कमज़र्व, कम हिम्मत, फरेबी इंसान से क्या पूछेंगी? यहीं कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी। तुम तो बड़े लंबे चौड़े दावे करते थे। अब तुम्हारी मोहब्बत क्या हुई? तो आप ही हकीकत बड़ी कड़वी है। खौला चच्ची को लड़की के साथ लंबा चौड़ा जहेज़ भी चाहिए था, जिसकी अब उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। सब कुछ लुट गया है। अब हमारे पास क्या बचा है? अम्मी ने रऊफ़ चचा से कहा कि तुम्हारी अब भी अगर ख्वाहिश है तो मैं वर्दा को सिर्फ 3 कपड़ों में रुखसत कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो पता है चच्ची ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सारी ज़िंदगी मेहनत करके, पैसे खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया। अब अपनी मेहनत की वसूली का वक्त आया तो मैं कैसे वर्दा को कबूल कर लूँ? अगर उन्हें खूनी रिश्तों का लिहाज और अहद की पासदारी होती तो हरगिज़ ये लफ्ज़ ज़बान से ना निकालती। जाहिर है चचा भी उनके हम नवा हैं। वर्दा वो मिट्टी के माधु ना बने रहते, हकीकत का सामना करना सीखे, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सदा की शोखो शरीर से हुरिया उस वक्त बड़ी समझदार लग रही थी। वर्दा जामिद तेवरों के साथ सामने दीवार की तरफ देखती रही। फिर भी अगर आप चाहें तो बेशक असद भाई से बात कर लें। हुरिया ने बड़े रसान से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। वर्दा की आंखों में कर्ब सा छलक रहा था। किसी ने भी पुराने ताल्लुक़ का लिहाज नहीं किया तो आप भी दिल पे मत लें।
हुरिया नज़र चुराते हुए बोली और फिर उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वरदा सोचे समझे बगैर मकानकी अंदाज में उठी और असद के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो अंदर ही था और टीवी देख रहा था। उसके चेहरे पे इत्मीनान था। बात बात पे उसके हुस्न के कसीदे पढ़ने वाला असद खामोश था। उसके मतनासिब सरापे की मुद्दा सराई करने वाले लब साकी थे। वो फ्रेम में जुड़े मंजर की तरह दहलीज से आगे असद को देखे जा रही थी। वो रिमोट से टीवी ऑफ करके ख्वामखा तरतीब से पड़ी। किताबों को उलट पुलट करने लगा तो वरदा आगे बढ़ाई। असद, आपने शादी से इनकार क्यों किया? हैरत अंगेज़ तौर पर उसका लहजा पुरसुकून सा था। हालांकि जब वो यहाँ आई थी तो उसकी कैफियत तूफ़ान की जद में आए तिनके की तरह हो रही थी। असद की बेनियाजी देखकर उसने बहुत जल्द खुद को समेटा था और ये खूबी उसने माँ से ली थी। मैं कहना तो नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंखें डालकर गज़लें पढ़ने वाला असद उसकी तरफ बैठ पीठ मोड़े खड़ा था। मैं रवायती सा मर्द हूँ। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मैंने तुम्हारे दिलकश सरापे से मोहब्बत की। हर मर्द की तरह मेरी भी यही तमन्ना थी कि तुम्हें छूने वाले पहले हाथ मेरे हो, मगर अफसोस मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुझसे पहले किसी और ने ही। तुम्हारी कैफियत, तुम्हारी धुआं धुआं पथराई आंखें और तुम्हारा बेतरतीब लिबास सब चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि किसी गासिब के हाथ तुम्हें छू चुके हैं। इससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता। वरदा को यकीन नहीं आ रहा था कि यह असद है। ये अल्फाज जो होंठों से अदा हो रहे हैं उन्हें कहने वाला वो खुद है। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। कमाल जब से काम लेते हुए उसने उल्टे हाथ की पुछ से आंखों को रगड़ा। वरदा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसे वापसी के लिए कदम मुड़ते देखकर वो बोला। अल्फाज के बरक्स लहजा किसी किस्म के एहसास से शर्मिंदगी से आ रही था। अब कलसूम रना की ससुराल वालों का रद्द-ओ-अमल देखना चाहती थी। हस्बे तवक्को उधर से भी इनकार हो गया। वो भी खाली खौली बहू को कबूल करने पर आमादा नहीं थे। हालांकि फरजाम ने बहुत शोर मचाया कि शादी करूंगा तो रना से ही करूंगा, इसके सिवा कोई और लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगी। मगर वालदैन के आगे उसकी एक न चली। कहाँ तो शादी की तारीख लेने के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे और कहाँ मंगनी की अंगूठी वापस कर दी गई थी। काशिफ और हुरिया के रिश्ते की दबी दबी जो सरगोशियाँ थी वो भी दम तोड़ चुकी थी। उनके पोर्शन में कोई भूले भटके भी आकर झांकता नहीं था। कलसूम से वैसे भी किसी की नहीं बनती थी। वो ख़ानदान से बाहर की थी और फिर बिलाल से मोहब्बत की शादी की थी, इसलिए अरसा दराज तक सबके अताब का निशाना भी वही बनी थी। अब बिलाल के इंतकाल के बाद खौला ने अपना कीना और नफ़रत छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि असद ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि जब से सरीना की फ़याज़ियाँ बढ़ गई थी तब से उनकी सोच भी बदल गई थी। रऊफ़ साहब को हम नवा बनाने में उन्हें देर नहीं लगी थी। वो वैसे भी खौला की नज़र से देखने के आदी थे। कलसूम काफ़ी रोज़ से बीमार थी। असद की शादी की खबर ने उसे अदमुआ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रह गई वरदा तो वो सिर्फ कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। रना अलग माँ बहनों से नज़र चुराए फिरती थी। हुरिया को लग रहा था वो वक्त दूर नहीं है जब इस घर में फाके राज करेंगे। खूनी रिश्तों की बेइज्जती तो उसने देख ही ली थी। 4 रोज़ पहले चचा मियाँ आए थे और आधे घंटे के बाद चले गए। उन्होंने हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हालांकि हुरिया की तवक्को थी वो उनकी हमायत करेंगे और अपने भाई भाभी की ज़्यादती की ज़रूर मज़म्मत करेंगे, मगर हुरिया को नेज़ नगई ज़माने से पहला वास्ता पड़ा था जो उसकी हद से बड़ी हसासियत के लिए किसी धचके से कम नहीं था। ज़रा ढोल की बजाओ गोरियो। बराबर वाले पोर्शन में शादी का रवायती हंगामा शुरू हो चुका था। असद के ससुराली मेहंदी की रस्म करने आए थे। गाने बजाने और कहकों का एक ना रुकने वाला तूफ़ान था। हम गलत थे, हमने माना, तुम भी वापस ले लो ताना। वरदा टेरिस पे खड़ी नीचे का पूरा मंजर देख सकती थी। उस शोखो शरीर प्यारी सी लड़की को भी जो ढोलक संभाले बाकी लड़कियों को भी मुकाबला जीतने की बार बार तलकीन कर रही थी। असल लॉन की मगरबी दीवार के साथ बने आराइशी स्टेज पे बैठा हुआ था। उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या छुपा है उसका खोज लगा के देखो। उस लड़की से एक लड़के ने ढोलक ज़बरदस्ती ले लिया और बेसुरी आवाज़ में पूरी कुव्वत से चीखा, उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, उनको मेहंदी लगा के देखो, जेब हल्की करवा के देखो, दुल्हन बनकर जब आए मेकअप के बाद न धुलवा के देखो। असद का हंसता मुस्कुराता चेहरा बहुत पुरसुकून और मुतमईन लग रहा था। ग्रे कुर्ता शलवार में मलबूस वो वरदा को अपनी रसाई से बहुत दूर महसूस हुआ। वो टेरिस पर रोशनी से हद्दुल इम्कान बचते हुए एक तरफ बिल्कुल कोने में खड़ी थी। कलसूम, रना और हुरिया तीनों नीचे थी। कलसूम ने वरदा के एहसासात के पेश नज़र उससे साथ चलने के लिए नहीं कहा। अलबत्ता हुरिया ने 2-3 मरतबा ज़रूर कहा कि आप ही चले ना। वो तीनों भी खुशी से नहीं जा रही थी। कलसूम का कहना था किसी मकाम पे भी अपनी अना का सर नीचे ना होने देना। मबादा के तुम्हारे चच्ची कहें हम इसलिए उनकी खुशी में शरीक नहीं हुए हैं कि हमारे हसद के जल भुन गए हैं। सो रना और हुरिया खामोशी से कोई बहस किए बगैर उनके साथ हो गई थी। वरदा घर में अकेली थी। कतरा कतरा होते दिल का क्या करते। जो खून हुआ जा रहा था अंदर की घुटन से घबरा कर ही वो टेरिस पे आई थी। शुमाइल से रिश्ते का चक्कर 2 माह के अंदर अंदर ही चला था।
वो लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक भाई अबू ज़हबी में जॉब कर रहा था, दूसरा कस्टम में था, तीसरे का अपना बिजनेस था। बहनें अपने अपने घरों को सुधार गई थी। सिर्फ शुमाइल बची थी जो खौला चच्ची और गज़ल को जी जान से पसंद आई थी। असद ने भी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब हुआ। वर्दा की आंखों में रुका सील रवा बहने को बेताब हो रहा था। असद कितना खुश लग रहा था। उसने मोहब्बत के कितने लंबे लंबे डायलॉग बोले थे, कैसे कैसे वादे न किए थे, क्या क्या मंसूबे न बनाए थे। वो वर्दा को जान जहान कहता था। मुख्तलिफ मौक़ों पे उसके दिए गए तहाइफ उसकी मोहब्बत और जज्बों को जाहिर करते थे। उस घर में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी और अब उसी घर में रहने बसने के लिए शुमाइल आ रही थी। क्या वो इतनी बहादुर है कि अपनी निगाहों के सामने शुमाइल को चलता फिरता हंसता बोलता देख सके? नहीं, मैं तो बहुत कम हिम्मत और बुज़दिल हूँ। अपनी सफाई में वो किसी के सामने एक लफ्ज़ तक न कह सकी, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद तक न कर सकी, बल्कि उन्हें तो वर्दा के पाक दामन होने पे भी शुबा था। क्या वो असद की बेवफाई के बाद जी सकेगी? सर उठाकर पहले की तरह दूसरों के साथ एतमाद से बातचीत कर सकेगी? उसके सामने अनगिनत सवालात थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। वो टेरिस से उतर आई। हुरिया, रना और अम्मी के आने पे वो सोती बन गई। रना तो आते ही बिस्तर पर लेट गई। हुरिया कपड़े बदलने के साथ साथ बाआवाज़ बुलंद बुड़बड़ा भी रही थी। कितनी नुमाइशी हैं शुमाइल साहिबा की वालदा और बहन, हर चीज़ की बढ़ बढ़कर कीमत बता रही थी। और खाने में कितने कीड़े निकालने की हद नहीं। और असद भाई कैसे अपनी सास साहिबा और साली की मिन्नतें कर रहे थे, प्लीज़ खाना खाकर जाइएगा। कैसे पीछे जा रहे थे उनके सामने। अभी से ही हाल है, बाद में क्या होगा? लगता है शुमाइल साहिबा खूब धाक बिठाएंगी अपनी। हुरिया नहायत कबीदा खातिर नज़र आ रही थी। अगर अम्मी का हुक्म ना होता तो मैं कभी भी ना जाती। बारात में तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम क्यों उनकी खुशियों में शरीक हो जब उन्हें हमारे गमों की परवाह नहीं है? किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रहे हो। जी चाहता है कतार में सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दूँ और फिर। हुरिया खामोश हो जाओ। उसका बाकी का जुमला अधूरा रह गया क्योंकि कुलसूम दरवाजे पे खड़ी कहर आलूद निगाहों से उसे देख रही थी। तुम इतनी बदतहजीब कब से हो गई हो? मैंने तो तुम्हें तमीज़ी का सबक कभी नहीं पढ़ा है। तुम्हारी ज़बान क्यों खुल गई है? तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि अपने ख्यालात का यूँ बरमला इजहार करती फिरो। उसने हुरिया को बुरी तरह झिड़का और दरवाज़ा बंद करके सो जाने का हुक्म देकर वहीं से लौट गए। हुरिया को बहुत गुस्सा आया। हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो आहिस्ता से बुड़बड़ाई। बिस्तर पर लेटते हुए उसकी निगाह वर्दा के सरहाने की तरफ उठ गई। वो सफ़ेद चादर सर तपा ओढ़े हुए थी, मगर चादर में उसका लर्जता कामता वजूद बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। आपके आंसू बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेदर्दी से असद भाई जैसे कमज़ोर शख्स के लिए मत लुटाइए। वो आपके अनमोल जज्बे के काबिल ही नहीं थे। मगर ये सब कुछ वर्दा के सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। नीचे से चहकारों की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। क्या इन खुशियों मुस्कुराहटों पे वर्दा आपी का कोई हक़ नहीं था? वो फिर से सवालों जवाबों के भंवर में उभर और डूब रही थी। इस घर में 4 औरतें थीं और चारों अपनी अपनी सोचों में गुम थी। नाजिश ज़बरदस्ती वर्दा को नीचे लेकर आई थी। असद की दुल्हन आ चुकी थी। महंगे जेवरात और जर्क बर्ग और रूसी जोड़े में मलबूस किसी महंगे पॉलर से सजी सचमुच वो देखने के लायक लग रही थी। वर्दा ने उसे हसरत से देखा। उसके कटावदार होंठों का खम, उसकी राजहंस की मानित लंबी सफ़ेद गर्दन में लिपटा जुड़ाव गुलूबंद, उसकी कलाइयों में सजी चूड़ियाँ, उसकी लंबी पलकों वाली शरबती आंखें और फिर असद की बार बार भटकती निगाहें, सब यही बावर करवा रही थी कि यकीनन शुमाइल ही वो लड़की है जिसे पहली बार छूकर असद के दिल में कोई शर्मिंदगी, पछतावा और एहसास से ज़िया नहीं होगा। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटते हटते वहाँ से निकल आई। अलमारी में असद के दिए गए तमाम तहाइफ, कार्ड, सूखे फूल, डायरी और दूसरी चीज़ें उसने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। उसने सब कुछ बाहर निकाला और एक एक करके असद की दी गई सारी निशानियाँ उसने एक जुनून के आलम में तबाह कर दी। जब तुम मेरी किस्मत में नहीं तो तुम्हारी यादगारें किस लिए संभालती फिरो? क्रिस्टल का नाजुक सा ताज महल ज़मीं बोस हो चुका था। हुरिया ने दूसरे कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा मगर अंदर नहीं आई। अच्छा था कि वर्दा खुद को संभाल लेती। बिलाल की मौत के बाद आज कुलसूम पहली बार आईने के रूबरू थी। फेस पाउडर लगाने के बाद उसने मैट लिपस्टिक होंठों पे अच्छी तरह जमाई। वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर बाहर आए तो सबसे पहले रन्ना ने हैरत से देखा, फिर हैरत की जगह अफसोस ने ले ली। मैं तुम्हारे अब्बू के ऑफिस जा रही हूँ, तुम सबको फाकों से मरता देखना मेरे बस से बाहर है। कुलसूम का लहजा बेतासुर सा था। रना वर्दा के इंतज़ार में थी जो नहा रही थी। हुरिया अभी तक सो रही थी। वर्दा के बाथरूम से निकलने पर रना ने उसे ये खबर सुनाई। बाप के मरने पर उन तीनों बहनों ने माँ को रोते नहीं देखा था, न हालात का शिकवा उसके लबों पे आया। वर्दा का रिश्ता टूटा। रना के ससुराल वालों की तरफ से इनकार हुआ। फिर बड़े चचा जो उर्फ़ आम में चचा मियाँ कहलाते थे, उन्होंने भी काशिफ के सिलसिले में चुप साध ली थी।
इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने कुलसुम की ज़बान से किसी की बुराई नहीं सुनी, ना उसने किसी से लड़ाई की। हालांकि बेटियों का मामला इतना नाजुक होता है कि अच्छे भले कमज़ोर और शरीफ लोग भी मुंह खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। अब पता नहीं कुलसुम का हौसला ज़्यादा था या ज़र्फ। कुछ ही देर के बाद सारे बड़े माँ शर्जील, असद, दुर्र समीन भी उनके घर आ गए। रऊफ चचा ने कड़कते लहजे में पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? कुलसुम उसी वक्त वापस लौटी थी। उसने बड़े ठंडे लहजे में सवाल के बदले में जवाब किया, आप क्यों पूछ रहे हैं? बहुत खूब भाभी साहिबा, हम कौन होते हैं? बड़े चचा मियाँ का लहजा तंजिया था। आप बताइए ना, आप कौन हैं? हमारे घर फाकों की नौबत आने वाली है। किसी ने आकर नहीं देख पूछा। अगर आप वाकई बिलाल के कुछ होते तो आकर ये सवाल ना करते। मैं बिलाल के ऑफिस गई थी नौकरी की तलाश में। अब तुम नौकरी करोगी? जी हाँ, हर तरफ से मजबूर होने के बाद मैंने ये कदम उठाया। मुझे बेटियों की शादी करनी है, पेट का ईंधन भरना है, कौन उनके सर पे हाथ रखेगा? मगर तुम नौकरी करोगे, हमारे ख़ानदान के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात है। चचा मियाँ के लहजे में अब तेज़ी नहीं थी। हम मर जाएं, मेरी बेटियां बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएं, कोई उन्हें अपनायत का एहसास दिलाने वाला ना हो, ये बेइज्जती नहीं है? मगर लोग क्या कहेंगे? हम कैसे दुनिया वालों का सामना करेंगे? अगर आप मेरी बेटियों को अपनी बेटियां बना लेते तो मैं कभी भी घर से बाहर कदम ना निकालती। अब ये मेरी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। मैं कोई डाके तो नहीं मारूंगी, मेहनत करूंगी। कुलसुम का लहजा बहुत सर्द और सख्त था। वो सब एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे और एक एक करके उठ गए। कुलसुम ने उनके जाने के बाद मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किया और उन तीनों बहनों को अपने पास बिठा लिया। मैं आज तुम्हारे अब्बू के ऑफिस गई थी। सलीम गिलानी जो कंपनी के मालिक है, कल ही बाहर से लौटे। मैंने उन्हें तमाम हालात बताए और तुम्हारे अब्बू की खिदमत का हवाला दिया। सलीम साहब बहुत रहमदिल और नेक फितरत के मालिक है। फ़िलहाल उन्होंने मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब ऑफ़र की है। पुरानी ऑपरेटर की शादी होने वाली है, वो ऑफिस छोड़ जाएगी। अभी कुछ दिन में काम सीखूंगी। सलीम साहब ने कहा है कि फ़िलहाल मुझे 5,000 मिला करेंगे। बाद में जब मैं काम सीख लूँगी तनख्वाह ज़्यादा कर दी जाएगी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी होगी। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी, मगर अम्मी आप क्यों मेहनत करें? हम तीनों तालीम याफ्ता हैं। वर्दा आपी को किसी स्कूल में नौकरी मिल सकती है। रना आपी ने BBA कर रखा है, उनकी जगह भी कहीं ना कहीं निकल आएगी। और इम्तिहानात के बाद में भी मैं भी अखबार ज्वाइन कर लूँगी। बल्कि रोज़नामा सच्चाई के एडिटर ने कह रखा है मैं फीचर राइटर के तौर पर अब भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि अखबार मेरी दोस्त अंबर के वालिद का है। आप क्यों नौकरी की भीख मांगने जाएं? हुरिया का लहजा जज्बाती और पुरजोश था। तुम्हारे अब्बू अगर होते तो क्या तुम्हें नौकरी करता देखकर खुश होते? तुम्हारे कोमल से चेहरे नौकरी की शिद्दत और मसाइल की धूप को बर्दाश्त कर सकेंगे? और क्या खुद मुझे अच्छा लगेगा? आइंदा भूलकर भी नौकरी का ना सोचना। तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। तुम्हारी 6 माह की फ़ीस भी जमा करवाना है, उसका इंतज़ाम भी करना होगा। मेरी ज़िंदगी का नस्बुल आइन ही यही है कि तुम तीनों जल्दी से जल्द अपने घरों की हो जाओ। आप हमारी शादी की फ़िक्र में खुद को बीमार कर लेंगी। शादी ही तो सब कुछ नहीं होती। बहुत सी लड़कियां शादी नहीं करती तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाती। ये वर्दा थी, हमेशा की नरम ज़बान, धीमे लहजे वाली वर्दा। उस वक्त बहुत तल्ख हो रही थी। कुलसुम ने उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा, फिर रना और हुरिया की तरफ रुख मोड़ लिया। शादी के बाद औरत महफूज हो जाती है, उसे एक मर्द का सहारा हासिल हो जाता है, एक घर होता है, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। कुलसुम रसान से बोली तो वर्दा कहते हुए वहाँ से उठ गई। ये SM ब्रदर्स वालों का शानदार दफ्तर था। सलीम गिलानी ने बेल बजाकर कुलसुम को तलब किया। वो सर पे दुपट्टा दुरुस्त करती लकड़ी का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शानदार सी सागवान की लकड़ी की मेज़ के दूसरी तरफ रिवॉल्विंग चेयर पर सलीम गिलानी एक फ़ाइल पर झुके हुए थे। कमरे में AC की खनकी बड़ी भली महसूस हो रही थी। सर आपने बुलवाया है? वो मुंतज़िर निगाहों से सलीम गिलानी के बारूब सरापे को देख रही थी। हाँ बैठ जाइए आप। आपको इसलिए बुलवाया कि मैंने आज से आपकी जॉब पक्की कर दी है। आपकी तनख्वाह अब 8,000 हो गई है। अपनी नाश में वो उसे खुशखबरी सुनाकर अब उसके तासुरात जांचने की कोशिश कर रहे थे। कुलसुम ने बामुश्किल आंसुओं का गोला हलक से उतारा और नॉर्मल हुई। थैंक यू सर, वो यही कह सकी। इसमें ममनू होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको बतौर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर लूँ, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। कहाँ से पढ़ा है आपने? सर मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। इससे पहले मैंने A लेवल किया था, कुलसुम ने बताया। इस दौरान सलीम गिलानी ने चपरासी को 2 कप कॉफ़ी लाने को कहा। चपरासी ने कुछ देर बाद ट्रे लाकर सामने टेबल पर रखी। एक कप खुद उठाकर सलीम साहब ने दूसरे कप की तरफ इशारा किया तो कुलसुम ने ले लिया और हल्के हल्के सिप लेने लगी। आपकी 3 बेटियाँ? सलीम साहब बड़े बेतकल्लुफ़ मूड में नज़र आ रहे थे। जी हाँ। क्या पढ़ रही हैं? नहीं सर, बड़ी दोनों ने तालीम मुकम्मल करके घर में होती है। छोटी बेटी ऑनर्स कर रही है, उसने तफसील से बताया। मेरा तो ख्याल था कि आपकी बेटियां छोटी होंगी, क्योंकि आप खुद इतनी यंग लगती हैं। न जाने ये तारीफ थी या कुछ और। सर अब मैं जाऊं? जी। वो दोबारा फाइल में मगन हो गए थे। काम इतना मुश्किल तो नहीं, मगर तवज्जो तलब ज़रूर था। 9 से 5 बजे तक ऑफिस टाइम था। 6 बजे तक वो घर पहुंच जाती। वर्दा, रना और हुरिया तीनों माँ के इंतज़ार में होती। उनके आने के बाद ही चाय पी जाती थी।
खानदान भर में कुलसुम की नौकरी के बाद अफवाहों का तनासुब बढ़ रहा था, मगर वो किसी बात को भी खातिर में नहीं ला रही थी। सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती तो दोनों भाभियां अपने तमाम काम अधूरे छोड़कर उसे देखने खड़ी हो जाती। बेहयाई है, बेहयाई। क्या ज़माना आ गया। बिलाल भाई के मरने के बाद कुलसुम कितने धड़ल्ले से मेकअप करके निकलती है। हाँ खोला भाभी, आप ठीक कह रही हैं। कुलसुम ने शौहर की मौत पे एक आंसू तक नहीं बहाया। हालांकि अपनी मर्जी से माँ बाप की मुखालफत मोल लेकर बिलाल से शादी की थी। क्या हुई अब वो मोहब्बत। मुझे यकीन है कुलसुम ने ऑफिस में ही कोई और ढूंढ लिया होगा, तभी तो इतना बन ठन कर जाती है। तरस खाकर कोई यूं ही तो नौकरी नहीं दे देता। फिर कुलसुम को किस बात का तजुर्बा है जो उसे झटपट नौकरी दे दी गई है। ये हुमैरा भाभी के जुमले थे। कुलसुम को किसी और काम का तजुर्बा हो न हो, अदाएँ दिखाने का तजुर्बा ज़रूर है। अदाओं से घायल होकर ही तो बिलाल मर मिटा था। बेटियां भी हूबहू माँ के नक्शे कदम पे चल रही हैं। वर्दा ने तो बड़ी कोशिश की असद को फांसने की, मगर शुक्र है मेरा बेटा वक्त पे होश में आ गया। हाँ खौला बहन, ठीक कहती हो। शुक्र है मैं अपने काशिफ का रिश्ता लेकर नहीं चली गई। हुमैरा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। असद अपनी नई नवेली दुल्हन की नाज बरदारी में मगन था। शादी को 2.5 माह से ज़ायद हो चुका था। शुमाइल अभी तक घूमने फिरने के मूड में थी। जो ही असद ऑफिस से लौटता वो सज सवर कर तैयार बैठी होती। दोनों थोड़ी देर बाद घूमने फिरने निकल जाते। शुमाइल अपने मैके में बड़ी लाडली थी। सब भाई बहनों से छोटी थी, इसलिए नकचड़ी और मुंह जोर सी थी। वर्दा और असद का साबका रिश्ता किसी मसलहत के तहत उससे पोशीदा रखा गया था, वरना शायद शुमाइल असद का जीना अजीरन कर देती, क्योंकि ज़रा ज़रा सी बात को बुनियाद बनाकर वो असद से रूठ जाती और लड़ना शुरू कर देती। वर्दा असद की शादी के बाद उनके पोर्शन में नहीं गई थी। अलबत्ता शुमाइल कहीं बार इधर आ चुकी थी। वर्दा को चंद मुलाकातों में ही अंदाज़ा हो गया था कि शुमाइल बहुत बचकाना मिजाज की मालिक, वहमी सी, खुद को बहुत ऊंची शय समझने वाली लड़की है। हुरिया ने तो पुरानी रंजिश के तहत शुमाइल को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। अलबत्ता वर्दा और रना खुश इखलाक़ी से पेश आती थी। कुलसुम का अंदाज़ भी मोहब्बत भरा होता। वो खुद शुमाइल को ये लोग बहुत अच्छी लगी थी। वो शाज़ो नादिर किसी की तारीफ़ करती थी, मगर उन सब के लिए कई बार मुतासिर कुन जुमले उसके लबों से अदा हुए। वर्दा शामी कबाब और बिरयानी कितनी अच्छी बनाती है। हुरिया कितनी ज़हीन है। रना सादगी में भी कितनी अच्छी लगती है। और आंटी कुलसुम कितनी यंग और स्मार्ट लगती है। ये और इस नो की कितनी बातें थी जो वो वक्तन फ़वक्तन असद के आगे भी दोहराती तो वो निगाहें चुरा लेता। डोरबेल तवातुर से बज रही थी। वर्दा ने रेलिंग से झुककर नीचे देखा। गेट पर क्रीम कलर की शराड की झलक नज़र आई। घर में सिर्फ रना और वो थी। खौला और हुमैरा बाजार गई हुई थी। शुमाइल अपने कमरे में सोई हुई थी और भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। रना रोटी पका रही थी। उसका नीचे जाकर गेट खोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। रना के कहने पर उसे ये नागवार काम सर अंजाम देना ही पड़ा। उसने झटके से गेट का लॉक खोला तो काली शर्ट और पतलून में बलबूस नौजवान मुंतज़िर निगाहों से अंदर की तरफ ही देख रहा था। शुक्र है दरवाज़ा खुला तो, वरना मुझे तो शक हो चला था कि शायद यहाँ रहने बसने वाले बहरे हैं। नवार्द ने बड़े आराम से लतीफ़ अंदाज में चोट की तो वह नज़रअंदाज कर गई। आपको किससे मिलना है? उस वक्त कोई भी घर पे नहीं है। आपने नहा खाने की जहमत की? वो एक ही सांस में बोल गई। लहजे में खुद ब खुद ही तलखी भी दर आई थी। वर्दा को एहसास हुआ कि नौजवान उसे बड़े गौर से देख रहा है तो वो झिम सी गई। मैं अंसर रहमान हूँ, शुमाइल का फूफी ज़ात भाई। असल में अम्मी ने मुझे भेजा था कि शुमाइल को अकीका का दावतनामा दे आऊँ। उसने नज़रों का जाविया बदलते हुए वजाहत की तो वर्दा ये कहते हुए वहीं से मुड़ गई। शुमाइल अपने कमरे में है। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। शुमाइल की फूफी ज़ात से उसका खुश इखलाक़ी बरतने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। अंसर हैरान सा खुले गेट से अंदर देखता रह गया। खौला और हुमैरा उसी वक्त टैक्सी से उतरी। दोनों उसे अच्छी तरह जानती थी। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? सलाम दुआ के बाद वो झट से बोली तो अंसर का जी चाह के कह दे, आपके यहाँ मेहमानों को गेट से ही टहलाया जाता है। फिर जिस तरह वो बदमिजाज हसीना तेज़ रफ्तारी से सीढ़ियाँ चढ़कर गई थी, जैसे वो अंदर आया तो उसे चाय पानी का पूछना पड़ जाएगा। अंसर सिर्फ सोच ही सका। दोनों ख़वातीन की हमराई में वो ड्राइंग रूम में आकर बैठा तो उसी वक्त शुमाइल को जगाया गया। अंसर को देखकर वो बहुत खुश हुई। अंसर ने हुमैरा के साथ कुलसुम का भी दावतनामा दिया। उसकी अम्मी ने उसे 3 कार्ड दिए थे कि शुमाइल के ससुराल में अलग अलग 3 घरों को देने हैं। अंसर के बड़े भाई के बेटे शानी का अकीका था। इसी सिलसिले में वो शुमाइल के ससुराल आया था। प्लीज़ आप सब आइएगा, अम्मी ने बतौर ख़ास ताकीद की थी। जब वो वापसी के लिए उठा तो एक बार फिर याद दहानी करवाई। हुमैरा को उसकी सादतमंदी पे बड़ा प्यार आया। कितना खुश इखलाक लड़का है। हाँ, सुलझे हुए ख़ानदानी लोगों की औलाद है। खौला ने हुमैरा की तायद की। उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक दोनों ख़वातीन के दरमियान वो मौजूद गुफ्तगू बना रहा। अंसर का दिल चाह रहा था कि शुमाइल से उस गेट खोलने वाली लड़की के बारे में पूछे, मगर हुमैरा और खौला की मौजूदगी में वजह से वो खामोश रहा। रहती तो इसी घर में है मिस्टर अंसर रहमान, आखिर तुम क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? उसने दिल में खुद को मलामत की और पूरी तवज्जो सामने नज़र आने वाली स्याह कोलतार की सड़क की तरफ मरकूज़ कर दी। शुमाइल अंसर के जाने के बाद कुलसुम की तरफ आ गई। रना और वर्दा अभी अभी खाना खाकर फारिग हुई थी।
हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुझे गलत फहमी हुई हो। शायद आपके ताल्लुकात दोनों घरानों के साथ कशीदा है। शुमाइल इतने दिनों से जो कुछ महसूस कर रही थी आज उसका बरमला इजहार कर दिया तो वर्दा अपनी जगह चोर सी बन गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में हम शुरू से ही ऊपर रहते आए हैं, बार बार सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की आदत नहीं है ना। वर्दा का लहजा कतई बूढ़ा और बेवजन सा था, पर यह भी गनीमत है शुमाइल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैं ये दावतनामा देने आई थी। अंसर को देर हो रही थी, वरना खुद आकर देता। मेरे कज़न के बेटे का अकीका है, आप सबका भी बुलावा आया है। वर्दा तुम ज़रूर चलना। शुमाइल बड़े खलूस से बोली तो वो सर हिलाकर रह गई। अम्मी आए तो देखते हैं वो क्या कहती हैं, रना स्वभाव से बोली तो शुमाइल मसनूही गुस्से से उसे घूरने लगी। आंटी से मैं खुद बात कर लूँगी, खबरदार कोई इनकार नहीं चलेगा, वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो रना शर्मिंदा सी हो गई। मैं अब चलती हूँ, आंटी आएंगी तो मैं फिर याद दहानी करवाने आऊँगी। रना और वर्दा उसके जाने के बाद अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हो गई। रना की बात सुनकर कुलसूम काफ़ी देर चुप रही। शुमाइल के कज़न की तरफ से दावतनामा आने के बाद वहाँ जाने या ना जाने का मसला बड़ा गौर तलब था। फिर जाने का फ़ैसला हो गया। तुम दोनों बहनें चली जाना, मेरी ऑफिस कोलीग की अपनी गाड़ी है, तुम्हें छोड़ आएगी। मैं तो नहीं जा सकती, छुट्टी करना मुश्किल है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अगर शुमाइल का नाम बीच में ना आता तो मैं तुम्हें कभी भी जाने का ना कहती क्योंकि वर्दा की वजह से। मगर अब बेहतरी इसी में है कि सब कुछ फरामोश कर दिया जाए क्योंकि तकलीफ यादों को भूल जाना ही अच्छा होता है। हो सकता है कुदरत की मशीयत यही हो, जब अल्लाह हमसे कोई हमारी पसंदीदा चीज़ ले लेता है तो बदले में उससे बेहतर चीज़ अता करता है। हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बात समझ में ना आए, चंद बरस गुजरने के बाद तुम इस बात को जान सकोगे। वर्दा को शर्मिंदगी सी हुई। कुलसूम माँ थी तभी तो उसके दिल की कैफियत से आगाह थी। वर्दा, मेरा मशवरा यही है कि असद से वाबस्ता हर याद को खुरच दो, भूल जाओ उसे। एक बार फिर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अम्मी, मैं हकीका में नहीं जाऊंगी, ये मेरा हुक्म समझ लो या दरख्वास्त कि तुम ज़रूर जाओगी। तुम दुनिया को बातें बनाने का मौका मत दो, तुम सबको बता दो कि तुम किसी से हसद नहीं करती, बस ही ज़र्फ़ की मालिक हो। कुलसूम का अंदाज़ नासहाना था। वो वर्दा हार मान गई। अच्छा, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब की बार उसका लहजा थका थका सा था। रना तो कुलसूम की किसी बात से कभी इनकार नहीं करती थी, सो उसी वक्त अपने कपड़े इस्त्री करने लगी। शुमाइल दो बार ऊपर आकर पूछ चुकी थी कि कब तक तैयार हो जाओगी, लेकिन कुलसूम ने उसे सहूलत से इनकार कर दिया। मगर आंटी, मैं और असद ही गाड़ी में होंगे, वहाँ 2-3 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, फिर आप क्यों गैरियत बरत रही हैं? शुमाइल ने नाराज़ी से कहा। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अमीना को कल ही वर्दा और रना को ले जाने के लिए कह चुकी थी। अब अगर ऐन वक्त पर इनकार कर दूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, आते हुए ये हमारे साथ आएंगी। उसने फिर उन्हें मुश्किल में डाल दिया। नाचार वो सर हिलाकर रह गई। वर्दा तो एक बिल्कुल अजनबी घर और लोगों के दरमियान खुद को बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। रना की भी ऐसी ही कैफियत थी। शुमाइल उन दोनों को अंसर और फ़खर की अम्मी के पास ले आई। सफ़ेद साड़ी में मलबूस हंसमुख सी खातून रना को बहुत अच्छी लगी। फूफो, ये वर्दा और रना है, मेरी नंदे, समझ लें, मगर मुझे ये बहनों की तरह लगती है। रना बेटी को तो मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन देखा था, मगर वर्दा बेटी से मैं पहली बार मिल रही हूँ। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची हैं। वो दोनों से बारी बारी गले मिली और फिर कुलसूम का मुख्तसर हाल अहवाल पूछकर दीगर मिलने जुलने वालों की तरफ मतवज्जह हो गई। रना और वो वर्दा शुमाइल के साथ ही एक सोफ़े पर बैठ गए। तभी अंसर 1.5 साला शानी को गोद में उछालता अंदर चला आया। हाँ, आज तो बड़े बड़े मेहमान आए हैं। अंसर की आंखों में अपनायत के बहुत से रंग एक वक्त उतरे थे। इधर मेरे पास बैठो, ज़रा तुम्हारी खबर तो लूँ। उस दिन बगैर खाना खाए उठा है, मैं सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। शुमाइल ने बड़ी बेतकल्फ़ी से उसका बाजू अपनी तरफ खींचा तो वो शानी को गोद से उतार कर उसके पास टिक गया। पहले मेहमानों का तारुफ तो करवाओ, वो किनकियों से वर्दा की तरफ इशारा करके बोला तो शुमाइल उसकी शरारत भाम गई। ये वर्दा है और ये रना, दोनों बहनें और असद की कज़न्स हैं, बस या कुछ और? ठीक है, और प्लीज़ आप दोनों इजी होकर बैठिए, अपना घर ही समझिए। उसका रोए सुखन वर्दा की तरफ था। वो उसकी नज़रों से उलझन सी महसूस करने लगी थी, इसीलिए रना की ओट में हो गई। मगर वो कुर्सी उठाकर उसके सामने बड़ा जमान हो गया। मिस वर्दा और रना, आपके क्या मशागिल हैं? कुछ भी नहीं, बस घर पे ही होती हैं। उसके बजाय रना ही बोली। मिस वर्दा, आप शायद बोलने के मामले में बहुत कंजूस हैं। वो मुस्कुराहट लबों में दबाकर संजीदगी से बोला तो शुमाइल को वर्दा की घबराहट पे हंसी आई। तुम क्यों तंग कर रहे हो उसे? ये इल्ज़ाम है मुझ पर, सरासर इल्ज़ाम, मैं इसे नहीं मानता। वो एहतजाज करने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे में कुछ और मेहमान लड़कियाँ आई तो वो उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। तब कहीं जाकर वर्दा की जान छूटी, मगर जब खाना लगा तो वो फिर उसके पास आ गया। ये बिरयानी और कबाब भी लेना, आपकी प्लेट तो बिल्कुल खाली है, सिर्फ सलाद खाकर जाएंगी। उसने खुद उसकी प्लेट किनारे तक भर दी। वो ना करती रह गई। खाइए, जान बनाइए, ज़रा दूसरी ख़वातीन की प्लेटों की तरफ देखिए। वो उसे देख कर रह गई। हम आपकी तरह बेमुरवत नहीं हैं कि मेहमान को खाली खौली टहला दें हवा पानी पे। वो मज़े से उस रोज़ वाली बात याद दिला गया तो वर्दा दुआ करने लगी कि जल्दी जल्दी इस आफत से जान छूटे। असद तो शुमाइल को वहाँ छोड़कर कुछ देर बाद ही उठाया।
उसे एक दोस्त को देखने जाना था जो एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट था। गाड़ी भी वो ले गया था। अभी कुछ देर पहले उसने शुमाइल को फ़ोन करके कहा था कि वो यहाँ से किसी को साथ लेकर घर चली जाए, वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही रहेगा। शुमाइल ने अंसर से कहा, हमें छोड़ाओ, तो वो दिलो जान से राज़ी हो गया। चलो वर्दा और रना फूफो से मिलकर आते हैं। वो ख़वातीन के झुरमुट में खड़ी रोज़ीना फूफो की तरफ बढ़ गई। वो खुद उन्हें गेट तक छोड़ने आई। वर्दा ने अब चादर ओढ़ ली थी जिसने सर से लेकर पाँव तक उसके मतनासिब सरापे को ढांप लिया था। अंसर को उसके चादर ओढ़ने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। वो पिछली तरफ से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया। मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है ना, वो किसी को भी मुखातिब किए बगैर बोला तो शुमाइल ने उसे तीखी चतुनों से घूरा। इतनी घुटन और हब्स हो रहा है और तुम कह रहे हो मौसम खूबसूरत है, मजाक अच्छा कर लेते हो। थैंक यू। पता है बाहर के मौसम का ताल्लुक दिल से होता है। दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। और ये दिल का मौसम कब अच्छा लगता है? अच्छी सूरतों को देखकर दिल का मौसम वैसे ही अच्छा होता है। उन दोनों की नोक झोंक जारी थी। वर्दा लाताल्लुक अंदाज में खिड़की से बाहर देख रही थी। अंसर ने कैसेट प्लेयर लगा दिया। शुमाइल सीट की पुश से टेक लगाए ऊँग रही थी। रना दोनों हाथ गोद में रखे बाहर भागते दौड़ते मनाजिर की तरफ जी जान से मुतवज्जे थी। बेकरारी क्यों हो रही है? कहना चाहूँ मैं, सुन ले कोई ज़रा। वो खुद भी गुनगुना रहा था। घर वाली सड़क पे जो ही गाड़ी मुड़ी वर्दा ने शुक्र अदा किया। वापस कब जा रहे हो? शुमाइल ने सर उठाकर अंसर को देखते हुए पूछा। परसों कामरा पहुंचकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना है। उसका शाश बशाश मूड रियासियत ज़दा हो गया। कैप्टन साहब, कल रात डिनर हमारे साथ करने के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्याल है, तो आओगे? सर के बल आऊँगा। वो फिर से खुश हो गया। गाड़ी रुकते ही वर्दा अपनी चादर संभालती चुपाक से गेट से अंदर चली गई तो वो रना से शाकी लहजे में बोला, आपकी बहन कितनी बदइखलाक है। शुक्रिया भी अदा ना किया। वो खामखा शर्मिंदा होगी मगर इखलाकियात निभाने को खुश दिली से बोली, अंदर आइए अंसर भाई, चाय पी कर जाइएगा। नहीं शुक्रिया, चाय उधार रही। वैसे आपका भाई कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ही अच्छा हो अगर आप भाई कहने के साथ साथ मुझे भाई समझें भी। क्यों नहीं अंसर भाई, मगर आप अंदर तो आइए, अम्मी आपसे मिलकर खुश होंगी। अगर आप जोर दे रही हैं तो मैं आ जाता हूँ। क्यों शुमाइल साहबा? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये पूरी फैमिली ही बहुत पसंद है। साफ गो और सादा लोग हैं। कपड़े बदल कर मैं भी आ रही हूँ। वर्दा के हाथ की बनी चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो ठीक है, मैं भी ये चाय पी कर देखता हूँ। रना के पीछे पीछे वो भी ऊपर आ गया। रना ने कलसूम से तारुफ करवाया और ये अंदर कमरे में थी। आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ गई। खुश पोश और स्मार्ट से अंसर को वो असद की शादी पे देख चुकी थी, इसलिए मारे बांधे सलाम कर डाला। वो शुमाइल और उसके पूरे ख़ानदान को वर्दा आपी की खुशियों में रुकावट तस्वुर करने लगी थी। हालांकि बेचारी शुमाइल का इस किस्से में कोई किरदार ही नहीं था जिसकी बिना पे हुरिया उसे कसूरवार समझती थी। वर्दा कपड़े बदलकर चाय बना रही थी। उसे रना पे बहुत गुस्सा आ रहा था जो अंसर को अंदर ले आई थी। उसने चाय के साथ कुछ स्नैक्स रखे और रना को आवाज़ दी ताकि वो ट्रे ले जाए। अंसर चाय पीने के बाद भी कुछ देर तक बैठा रहा। इस दौरान कलसूम उससे रस्मी सी गुफ्तगू करती रही। फिर शुमाइल के साथ उसने नीचे का रुख किया जहाँ उसकी खातिर मदारत के लिए नए सिरे से एहतमाम हो रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। शुमाइल ने उसे टटोलती निगाहों से देखा तो बहुत जल्द उसने हार मान ली। शुमाइल, यकीन करो मुझे यूँ लग रहा है जैसे उस लड़की ने मुझ पे जादू कर दिया। मैं मसमराइज़ हो गया हूँ। सिर्फ 4 दिन में मेरा ये हाल है। आइंदा जाने क्या होगा। क्या तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, झक मार रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, वो जलकर बोला तो शुमाइल ने ठंडी सांस भरी। तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे वर्दा मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे पता चला है कि मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले रना और वर्दा के लिए बनाए गए जहेज़ का सामान डाकू लूट कर ले गए थे। कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसी के नतीजे में वर्दा के वालिद को जानलेवा हार्ट अटैक हुआ और फिर बाद में वर्दा और रना का जिस जगह रिश्ता तय हुआ था उन लोगों ने वो रिश्ता भी तोड़ डाला। कलसूम आंटी जॉब करके इस घर का खर्चा चला रही हैं। न चाहते हुए भी शुमाइल के लहजे में तल्खी आ गई तो माहौल कुछ देर के लिए अफसुर्दा हो गया। वेरी सैड, उसके लहजे में अफसोस था। अंसर, फुप्पो से बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या सोच लो? यही कि अगर तुम्हें वर्दा पसंद है और तुम उससे शादी भी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें बगैर जहेज़ के उसे कबूल करना पड़ेगा। शुमाल, पहाड़ में गया जहेज़। फ़खर भाई की शादी तुम्हारे सामने हुई है। मुझे बताओ, अम्मी ने या फ़खर भाई ने गज़ाला भाभी के घर वालों से जहेज़ की मद में कोई चीज़ मांगी? बल्कि अम्मी ने तो यहाँ तक कहा कि हमें गज़ाला सिर्फ 3 कपड़ों में भी कबूल है। मैं अब पहली फ़ुर्सत में अम्मी से बात करूँगा। मुझे उम्मीद है अम्मी मेरी खुशी का ज़रूर ख्याल करेंगी। वो पुरयकीन नज़र आ रहा था। कलसूम की तबीयत 3-4 रोज़ से ख़राब थी। सर दर्द बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। इसलिए ऑफिस से भी छुट्टी करना पड़ी। अब तो उसकी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी थी। ऑफिस से आने के बाद वो बिस्तर पकड़ लेती थी। हुरिया ने बहुत ज़ोर दिया, आप डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवा लें। फिर एक रोज़ वो उन तीनों के ज़ोर देने पे चेकअप के लिए राज़ी हो गई। तमाम टेस्ट क्लियर थे। कम से कम कलसूम का कहना तो यही था, मुझे थकन है और कुछ नहीं, तो आप जॉब छोड़ दें। हम तीनों कुछ ना कुछ
तीनों कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये हुरिया थी, उसकी बात पे कुलसुम को गुस्सा आ गया, मगर वो जब्त कर गई। जब तक मैं तुम तीनों बहनों को इज्जत से रुखसत नहीं कर देती तब तक नौकरी छोड़ना मुश्किल है। अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है, दीगर सहूलतें इसके अलावा, और तुम नौकरी की बात आइंदा मत करना। मैं तुम्हें घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहती हूँ। अम्मी, हम आपको सेहतमंद देखना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। वरदा बिस्तर के पाइंती पर बैठी हुई थी। हुरिया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उनकी हालत के पेश नज़र चुप हो गई। उसके दिल में बहुत दिनों से गुबार जमा था, जो किसी न किसी सूरत निकलने का मौका ढूंढ रहा था। असद, एक बात कहूँ? शुमाइल हुरिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथों पे क्रीम मल रही थी। मेरे पास आकर कहो ना, वहाँ दूर से तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आएगी। वो नींबा आंखों से उसे देख रहा था। बस अभी आई। वो नाइट क्रीम अब अपने नर्म व नाजुक बेदाग चेहरे पर मल रही थी। ऐसे छत को घूर रहा था। शुमाइल ने उसका कंधा छुआ तो वो करवट बदलकर उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। आपको आंसर कैसा लगा? अब वो बालों में उंगलियां चला रही थी। अच्छा है हर लिहाज से, मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? असद उसके नर्म नाजुक हाथ की नरमाहट को अपने हाथ में जज्ब करते हुए बोला। असद, बात दरअसल ये है कि वो कहते कहते रुक गई। हाँ कहो ना, उसने हिम्मत दिलाई। अंसर वर्दा को पसंद करने लगा है, पुप्पो को आंटी के पास लाना चाहता है। मैं आपको क्या बताऊं कि वो किस बुरी तरह वर्दा पे मर मिटा है। कामरा से रोज़ फ़ोन करके उसके बारे में पूछता है। सच बताओ तो वर्दा मुझे भी बहुत पसंद है। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो इसमें दोनों घरानों की खुश नसीबी है, क्योंकि अंसर जैसा लड़का शायद ही वर्दा को मिले। वो उसकी मुतगैर होती हालत से बेखबर अपनी रूह में कहे जा रही थी। प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सर में दर्द महसूस हो रहा है। ये अचानक आपको क्या हो गया? सर दबाऊं? नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। असद की सारी गर्मजोशी भाप बनकर उड़ गई थी। शुमाइल उसके बराबर आकर लेटी तो वो करवट बदलकर परे हो गया। ज़हन खिजा की जद में आए पत्ते की तरह इधर उधर डोल रहा था। उसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि वर्दा को उसके बाद भी कोई पसंद कर सकता है। वो अपनी शादी हो जाने के बावजूद उसके बारे में सोचने से बाज नहीं आता था। अब शुमाइल ने अंसर की पसंदीदगी के बारे में बताकर उसकी बेकली हद से सवा कर दी थी। वो चाहता था वर्दा सारी उम्र उसकी बेवफाई के बावजूद उसके नाम पे बैठी रहे। तब वक्त ये कि बाहर उसके सरापे को अलविदा कह दे। वो उस वक्त खुदगर्जी की इंतहा पे सोच रहा था। शुमाइल तो सो गई। वो जागता रहा और मंसूबे बनाता रहा कि किस तरह अंसर को वर्दा के रिश्ते पे बरगश्ता कर सके। वो बराह रास्त शुमाइल से ये सब कहने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो चाहता था किसी और तरीके से सब काम हो ताकि शुमाइल भूल कर भी उस पर शक न कर सके। अंसर ने फ़ोन के ज़रिए फ़खर भाई पे वर्दा के हवाले से अपनी पसंदीदगी पूरी तरह आया कर दी थी। यार तुम इस वीकेंड पे आ जाओ, तभी बात बनेगी। वैसे मैं अम्मी तक तुम्हारा हाले दिल पहुंचा ज़रूर दूंगा, बल्कि गज़ाला ये काम ज़्यादा बेहतर तौर पर करेगी। फ़खर भाई ने उसे पूरी तरह से यकीन दिलाया। अगले वीकेंड पर वो खुद घर में था। रोज़ीना बेगम को कोई एतराज़ नहीं था। एहसान साहब भी राज़ी थे। वो बहुत खुश था कि इतनी आसानी से सब लोग मान गए थे। अब उन्हें वर्दा के घर जाना था। कुलसुम घर पे ही थी। 5:45 बजे का वक्त होगा जब शुमाइल मेहमानों को साथ लिए उनके पास आई। रना और हुरिया असर की नमाज़ पढ़ रही थी। वर्दा कुलसुम के पास ही थी। उसने मेहमानों को सलाम करके हट जाने में ही आफियत जानी की, क्योंकि फ़खर और गज़ाला की मुस्कुराती निगाहें उससे बहुत कुछ कह रही थी। कुलसुम पर मेहमानों की आमद का मुद्दा जानकर शादी मरकी सी कैफियत तारी हो गई। उसके तो हाथ पाँव ही फूल गए। फिर भी उसने रस्मी तौर पे सोचने की मोहलत मांगी। वो लोग चाय पीने के बाद चले गए तो कुलसुम नीचे चली आई। खौला और हुमैरा को वैसे भी खुद बुद लगी हुई थी। कुलसुम ने उन्हें बताया कि वो लोग वर्दा के रिश्ते के लिए आए थे। आप वर्दा के चचा हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो लोग चंद रोज़ के बाद हतमी जवाब लेने आएंगे। इस मौके पे आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। आपको ही फ़ैसला करना है। कमाल का ज़र्फ़ था कुलसुम में। दोनों भाई शर्मिंदा से हो गए। हाँ क्यों नहीं, वर्दा हमारी अपनी बेटी है। फिर अंसर का रिश्ता बैठे बिठाए मिल जाना बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये चचा मियाँ थे। उन्होंने बेगम से भी तायद चाही। नाचार हुमैरा ने रजामंदी भी में सर हिलाया। असद भी उसी वक्त ऑफिस से लौटा था। रऊफ साहब ने अपनी दांस में ये खुशखबरी उसे भी सुना दी। उसने अपनी दिली जज्बात को बामुश्किल आया होने से रोका और कपड़े बदलने का बहाना करके वहाँ से उठाया। वर्दा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। असद सचमुच उसके सामने खड़ा था। इस तल्ख वाक़ये के बाद बजाते खुद वो चलकर यहाँ तक आया था। किस लिए तशरीफ़ आवरी हुई है? न चाहते हुए भी वर्दा का लहजा रूखा हो गया। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें अंसर के रिश्ते से? उसका लहजा कमीनगी लिए हुए था। आप ये पूछने वाले कौन होते हैं? मैं कौन होता हूँ? बहुत खूब। अब मैं कौन होता हूँ? कभी हम भी तुम भी थे। आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? वो बहुत बेखौफी से कह रहा था। सबकी गैर मौजूदगी का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद ही वो ऊपर आया था। वर्दा घर में अकेली थी। इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्यों इनकार कर दूँ? मैं तुम्हें किसी और का होता कैसे देख सकता हूँ? भूल जाइए कि कभी हमारा कोई ताल्लुक़ था तो ज़रूर। ये अलग बात है कि तुम भूल गई हो, मगर मैं नहीं भूल सकता। प्लीज़ तुम अंसर के रिश्ते से इनकार कर दो।
इनकार करके मैं अपनी माँ की मुश्किलात में इजाफा क्यों करूँ? आप तो अन वक्त पे साथ छोड़ गए थे। देखो वर्दा, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। आपको अब कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा। मुझे गर्ज है ना, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी से इनकार करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तुम किसी तरह भी तो मुझे नहीं भूलती हो वर्दा। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। असद का लहजा खाली खाली सा लग रहा था। एंड उसी वक्त हुरिया यूनिवर्सिटी से लौटी। असद उसे देखकर खसियाना सा हो गया और फ़ौरन नीचे की जानिब बढ़ गया। क्यों आए थे ये मौसूफ? उसका लहजा बहुत सख्त था। वर्दा को उसका सामना करना दुश्वार हो गया। वो जवाब दिए बगैर बाथरूम में घुस गई। हुरिया बंद दरवाजे को घूरती रह गई, जिसके पीछे से वर्दा की सिसकियाँ तेज़ होती जा रही थी। हुरिया का दिल चाह रहा था अभी असद के पास जाकर उसका गिरेबान पकड़कर पूछे कि वो ऊपर क्या लेने आया था। अंसर की खुशी दीदनी थी। उसने गजाला भाभी को बाजुओं से पकड़कर कहीं चक्कर दे डाले। अब दोबारा कब जा रही हैं वर्दा के घर? इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। कुछ वक्त तो लगता है। तुम्हारी मर्जी तो यही है कि हम लड़की को 2 बोल पढ़वा कर ले आएँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, होना तो यही चाहिए। वह टिठाई से बोला तो गजाला उसे देख कर रह गई। अभी से ये हाल है, बाद में जाने क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अंसर का इत्मीनान देखने वाला था। गजाला ने उसकी खुशियों के दायमी रहने की दुआ की। कितना खुश और मसरूर लग रहा था वो। तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि अंसर की वालिदा और वालिद किस मकसद के लिए हमारे यहाँ बार बार चक्कर लगा रहे हैं। कुलसुम ने वर्दा को देखते हुए बात का आगाज़ किया। वो सर को इस बात में हिला कर रह गई। बिलाल अब इस दुनिया में नहीं है। वो होते भी तो मुझे किसी चीज़ की भी फिक्र ना होती। अब मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे तुम्हारे बाप का किरदार भी अदा करना है। तुम तालीम याफ्ता और बाशऊर लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी रजामंदी मालूम करना चाहती हूँ कि कल को तुम ये ना कह सको कि मुझसे मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी गई। वर्दा की आंखों में आंसू भर आए थे। अम्मी, आप मेरे लिए जिस शख्स का भी इंतखाब करेंगी मुझे मंजूर होगा। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं एतराज़ करूँगी? मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। वर्दा, मुझे तुम्हारे दिल की रजामंदी दरकार है, ताकि जब तुम नई ज़िंदगी का आगाज़ करो तो माजी की यादें तुम्हारे हमरा ना हो। असद तुम्हारा कल था और अंसर तुम्हारा आज है। भूल जाओ उसे जो तुम्हारा नसीब ही नहीं था। वर्दा ने सर झुका लिया। भूलना आसान तो नहीं, मगर उसे ये मुश्किल काम करना था। काफ़ी देर तक मायनी खेसी खामोशी तारी रही, जिसे कुलसुम नहीं तोड़ा। तो फिर क्या जवाब दूँ मैं अंसर के वालिदैन को? आप जो चाहें करें अम्मी, मैं इनकार नहीं करूँगी, और ये मैं पूरी सच्चाई से कह रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ रुकी नहीं। कुलसुम ने वर्दा की होने वाली ससुराल पे अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया था कि वो शादी सादगी से करेगी। एहसान और रोज़ीना ने जहेज़ लेने से सख्ती से इनकार कर दिया था। जब शादी की तारीख तय हुई तो उस मौके पर कुलसुम के पास सलीम गिलानी भी मौजूद थे। जब सब उठकर चले गए तो तब वो वर्दा के पास आए। ये लो मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा है, क्योंकि अंसर के वालिदैन ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया, इसलिए ये तुम्हारे काम आएगा। तुम मेरे लिए औलाद की तरह ही हो। उन्होंने एक चेक उसकी तरफ बढ़ाया। रकम पढ़कर वर्दा की आंखें हैरानी से फैल गई। 50,000 रुपये। वर्दा ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला तो उन्होंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। रख लो, ये मेरी खुशी है। सलीम गिलानी पहली बार उनके घर आए थे और इतनी शफ़क़त से पेश आ रहे थे। वो तीनों बहनें उनके लिए अपनायत भरे रवैये और बारूब शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई थी। फिर उसकी शादी के हर मौके पर आगे आगे रहे। वर्दा की शादी में कुलसुम के ऑफिस के काफ़ी लोग मौजूद थे। हुमैरा तो दिल महसूस कर रह गई। उसकी तमन्ना तो यही थी कि अंसर उसकी दुर समीन का मुकद्दर बनता और वो वर्दा को बग़ैर जहेज़ के ब्याह कर ले जा रहा था। इस जहेज़ के बगैर जिसकी खातिर उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया था, हुरिया जो शुमाइल और उसके तमाम ख़ानदान से जो बिला वजह खिंची खिंची रहती थी, अब उसका खात्मा हो गया था। अंसर उसका बहनोई जो बनने जा रहा था। निकाहनामे पे साइन करते ही उसने अपनी उंगलियां बेजान होती महसूस की। रोज़ीना पास ही थी। उन्होंने उसे गले लगाकर प्यार किया। अब ये मेरी बेटी है कुलसुम बहन, इसके बारे में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे खलूस से बोली। कुलसुम से खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी। वर्दा शरीफ और ख़ानदानी लोगों की बहू बन गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बिन बाप की कम हैसियत वर्दा अंसर जैसे लड़के का मुकद्दर होगी। शुमाइल ने वर्दा की शादी पे अंसर की कज़न होने के नाते खलूस दिल से उसकी खुशियों में हिस्सा लिया था, मगर असद जो वर्दा का कज़न था, किसी अजनबी और बिन बुलाए मेहमान की तरह वर्दा की शादी में शरीक हुआ। उसका कतरा अंदाज शुमाइल ने पहली बार नोट किया। वर्दा अंसर के संग रुखसत होने लगी तो वो कसदन वहाँ से अटका। दिल में टूट फूट का एहसास हो रहा था। उसके अपने अल्फाज सामने आकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ अर्सा पहले उसने कितनी संगदिली से वर्दा से कहा था कि मैं रवायती सा मर्द हूँ। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मैंने तुम्हारे दिलकश सरापे से मोहब्बत की। हर मर्द की तरह मेरी भी यही तमन्ना थी कि तुम्हें छूने वाले पहले हाथ मेरे हों, मगर अफसोस मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुझसे पहले किसी और ने ही। उसने इतना कहने के बाद जुमला अधूरा छोड़ दिया था, मगर वर्दा का चेहरा बता रहा था कि वो उसके अधूरे जुमले की तह में छुपे मायनियों मतालिब को पा चुकी है। उफ! उसने अजियत से बेहाल होते हुए दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। वर्दा अंसर के साथ गाड़ी में बैठ चुकी थी। वर्दा उसकी पहली चाहत थी।
इस वक्त उसने सोचा था कि मोहब्बत अपनी जगह और गैरत अपनी जगह। उसकी गैरत उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वह पहले की तरह अपना हर ख्वाब उससे वाबस्ता कर देता। पता नहीं उसकी गैर मौजूदगी में उस डाकू ने वर्दा के साथ क्या किया होता। उसने तो सिर्फ वर्दा का बेतरतीब हुलिया ही देखा था। तब उसकी तमाम मोहब्बत फना हो गई और उसकी जगह एक रवायती मशरकी सोच रखने वाले मर्द ने ले ली और वो फ़ौरन शुमाइल को बहलाया। अब जब वर्दा अपने तमाम जुमला हकूक़ किसी और के नाम महफूज करके जा रही थी तो वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था। अंसर को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिली थी, जिनमें से 6-7 रोज़ तो सिर्फ शादी की तैयारियों और दीगर रस्मों में ही निकल गए थे। अब उसे सुबह का कामरा चले जाना था। रात वो दोनों शुमाइल के यहाँ दावत में मधु थे। असद भी घर पे था। वर्दा तो आते ही शुमाइल से मिलकर और चच्ची चचा को सलाम करके ऊपर चली गई। कुछ देर बाद अंसर भी ऊपर आ गया। रना फ़ौरन किचन में घुस गई थी, जबकि हुरिया मुसलसल बोल रही थी, हमारी तरफ दावत कब खाएंगे? हुरिया ने सारा तकल्लुफ़ भलाए ताक रखते हुए पूछा तो अंसर ने अगले ही दिन रवानगी का बताया, आपी भी आपके साथ जाएंगी? नहीं, अभी कहाँ, जाकर रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा, फिर तुम्हारी आपी हमारे साथ जाएंगी। उफ, कितनी जल्दी ये 7-8 रोज़ गुजरे हैं। अभी गुज़श्ता जुमा ही तो आपी यहाँ से रुखसत हुई थी। हाँ वाकई बहुत जल्दी ये दिन गुजरे हैं। वो वर्दा को एक नज़र देखते हुए बेचारगी से बोला तो हुरिया उठकर रना के पीछे किचन में आ गई, जो चाय के साथ देकर लवाजमात तैयार कर रही थी। चाय पीने के बाद अंसर ने वर्दा को उठने का इशारा किया। वो नीचे आए तो असद टीवी लाउंज में था। शुमाइल किचन में खानसमा के साथ खुद भी मदद करवा रही थी। दुरस समीन को भी उसने साथ लगाया हुआ था। नाचार वर्दा अंसर के साथ लाउंज में बैठ गई। खौला चच्ची भी इधर आ गई। सजी बनी वर्दा को उन्होंने रश्क को हसद के मिले जुले एहसास के साथ देखा। गज़ल को उन्होंने ढेरों जहेज़ के साथ ख़ानदान में ही ब्याहा था, जिसकी तालीम इतनी ख़ास नहीं थी, मगर कारोबारी मामले में उसका जहन बहुत तेज़ था। अंसर आला तालीम याफ्ता एयरफोर्स जैसे मोतबर इदारे में अहम पोस्ट पे था। खौला की जब भी उससे मुलाकात हुई वो उन्हें देखकर एहतराम से खड़ा हो जाता। एक उनका दामाद था जो बस 2 और 2 4 करना ही जानता था। गज़ल का रंगो रूप कुछ अरसे बाद ही कमला कर रह गया था। घर में सास नंदों की सर जंग चलती ही रहती। गज़ल जब भी आती उसके पास ससुराली मुजालिम के नए नए किस्से होते। वर्दा की तो कोई नंद भी थी ही नहीं, रही सास तो वो माँ जैसी थी। कैसा कदरदान घराना मिला इसे। वो वर्दा की गर्दन में पड़े जुड़ाव नेकलेस की तरफ देखते हुए सोच रही थी। अंसर की जेब में पड़े मोबाइल ने गुनगुनाना शुरू किया तो वो माजरत करता एक कोने में चला गया। खौला चच्ची खाने की तैयारी का जायज़ा लेने किचन में चली गई तो असद तो मौका मिल गया कि वो वर्दा का अच्छी तरह जायज़ा ले सके। काली साड़ी और फुल आस्तीनों वाले ब्लाउज़ में सफ़ेद नगीनों का सेट पहने वो मलकूती हुस्न की मालिक लग रही थी। खूबसूरत तो वो पहले भी थी, मगर आज उसकी दिलकशी हद से सिवा लग रही थी। शायद ये अंसर के साथ का असर था। उसी के सरापे में वो तमाम खूबसूरती और नज़ाकत शामिल थी जो नई नवेली दुल्हनों की शख्सियत का हिस्सा होती है। झुकी हया आलूद निगाहें, थका अंदाज, उसके चेहरे पे रकम बहुत सी दास्तानों के राज खोल रहा था। वो दास्तानें जिन्हें रकम करने के उसने कभी ख्वाब देखे था। अब उनका मालिक अंसर था। अंसर फ़ोन करके वापस आया तो असद दोबारा टीवी स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गया। शुमाइल ने बहुत कुछ बनवाया था, मगर वर्दा को चखने की हद तक ही खा सकी, जबकि अंसर ने हर चीज़ के साथ इंसाफ किया। खाने के बाद गुफ्तगू का दौर चला तो शुमाइल कश्मीरी कहवा बना कर ले आई। अंसर बार बार घड़ी देख रहा था। उसकी बेताबी ने जैसे असद को जलते अलाव में फेंक दिया। रात यहीं रुक जाओ, शुमाइल शरारत से बोली तो अंसर ने बड़ी सफाई से माजरत कर ली। मुझे सुबह सुबह चले जाना है, जाकर बैग तैयार करूँगा। हाँ, अगर वर्दा रुकना चाहे तो बेशक। वो गेंद उसके कोट में डालकर बरी जमा हो गया। असद इस दौरान वर्दा को ही देख रहा था। आंटी हमारी वापसी का इंतज़ार कर रही होंगी। वर्दा ने असद की निगाहों से हर मुमकिन तौर पर बचने की कोशिश की। अंसर ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई थी। फिर रात गए उनकी वापसी हुई। हुरिया अम्मी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी। यूनिवर्सिटी में भी सारा दिन गायब दिमागी के आलम में गुजरा तो एनी भाम गई कि उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है। सरनुमान के पीरियड के बाद एनी उसे ज़बरदस्ती कैफेटेरिया में ले गई। यार बताओ ना क्या बात है, तुम तो ऐसे खैरियत बरतती हो जैसे मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। वो नाराज़ लग रही थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। असल में मैं अम्मी की वजह से परेशान हूँ। अक्सर बीमार रहने लगी। इतनी मेहनत करती हैं सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द हमारी शादी कर सकें। एनी में ख़ुद को अज़ु मुअत्तिल महसूस करने लगी हूँ। कम से कम इतना तो हो कि मेरी तालीम की वजह से अम्मी को परेशानी ना हो, मैं अपना ख़र्च खुद उठा सकूँ। उसकी आवाज़ भराने लगी थी। मगर हुरिया आंटी तुम्हारी मुलाजमत के हक़ में भी तो नहीं है, इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ। 1-2 जगह ट्यूशन की बात की है, मगर वो लोग पैसे बहुत कम दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। वो बोली तो एनी गहरी सोच में डूब गई। हुरिया मेरे ज़हन में एक आइडिया है। तुम्हारी तरह मेरा एक कज़न भी अपना तालीमी करियर खुद बनाना चाहता था। कॉलेज टाइम के बाद वो पार्ट टाइम
इंश्योरेंस का काम करता था। नतीजतन उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। अगर तुम राज़ी हो तो मैं उनसे बात करूं? काम मुश्किल भी नहीं है, यानी कम वक्त में ज़्यादा आमदनी, और अगर एक आध मोटी असामी फंस जाए तो समझो वारे न्यारे हो जाते हैं। तुम यूनिवर्सिटी के बाद सिर्फ एक आध घंटा ये जॉब कर सकती हो। एनी ने एक नई राह दिखाई तो वो कुछ सोचने लगे। मगर अम्मी को क्या कहूँगी? कुछ ना कुछ कह देना। तुम यूनिवर्सिटी के आसपास के घरों से शुरू करना। तुम्हारी भोली सूरत देखते ही अक्सर लोग न चाहते हुए भी बीमा पॉलिसी लिया करेंगे। एनी ने उसे छेड़ा तो हुरिया खफकी से उसे देखकर रह गई। एनी का आइडिया उसे दिलो जान से पसंद आया था। अब मसला कुलसुम को रजामंद करने का था। रात खाना खाने के बाद उसने हिम्मत करके कुलसुम से कह ही डाला, अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी के पास एक ट्यूशन मिल गई। मेरी दोस्त का भांजा, उसने मेरी बहुत मेहनतें की हैं कि मैं हारून को ट्यूशन पढ़ा दिया करूँ। बहुत कुंज़हीन बच्चा है। मैं यूनिवर्सिटी टाइम के बाद उसे सिर्फ 1.5-2 घंटे पढ़ाया करूँगी। आप नाराज़ तो नहीं होंगी क्योंकि मैं हाँ कर आई हूँ? मुझसे पूछा तो होता तुमने। इस तरह तो तुम्हारी अपनी तालीम का हर्ज होगा। तुम खुद कब पढ़ोगी? अम्मी रात को बहुत वक्त होता है, मैं वैसे भी देर से सोने की आदी हूँ। अब अगर मैंने इनकार किया तो एनी नाराज़ हो जाएगी, और पता है एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हुरिया ने लाड से उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। कुलसुम ने चल में सोचा और फिर इस बात में सर हिला दिया। हुरिया ने धड़कते दिल के साथ सरसब्ज बैलों से ढके सुर्ख ढलवान छत वाले घर की बेल बजाई। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। एनी की इस हदायत के बरखिलाफ उसने यूनिवर्सिटी से काफ़ी फासले पे उस नई हाउसिंग सोसाइटी स्कीम में बने घर का इंतखाब किया था। ये भी खुशहाल लोगों का इलाका था। कुछ देर के बाद अंदर से खटपट की आवाज़ आई तो बैग संभाल कर वो चौकन्ना निगाहों से अंदर से किसी मकीन के बरामद होने का इंतज़ार करने लगी। गेट खोलने वाला कोई मुलाजिम था। किससे मिलना है आपको? वो गौर से उसका जायज़ा लेने लगा। साहब या बेगम साहिबा घर पे हैं? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बल्कि नहायत ही अहम बात है। उसे यूँ लग रहा था जैसे उसे गेट से ही टरखा दिया जाएगा, इसलिए उसने साहब और बेगम साहिबा का हवाला देकर ज़रूरी काम का कहा था। वो चंद सेकंड तजब्जुब से उसे देखता रहा और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, साहब तो घर पे नहीं है, अलबत्ता छोटे साहब आराम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही एजेंसी से लौटे हैं। हुरिया ने जिस एतमाद से ज़रूरी काम का बहाना किया था उससे रहीम दाद भी धोखा खा गया था। जब भी आराम से छोटे साहब की मौजूदगी का राज फाश कर गया। आइए अंदर आ जाइए, वो उसे रास्ता देते हुए बोला। हुरिया उसकी मैयत में छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आ गई। रहीम दाद उसे बिठाकर खुद अंदर की तरफ चला गया। हुरिया ने बैग फाइल समेत गोद में रख लिया और एक बार फिर अपने चिकन की फिरोज़ी कपड़ों का जायज़ा लिया। अभी 2 हफ्ते पहले कुलसुम उसके लिए ये सूट लाई थी, जिसकी कीमत किसी तरह भी 800 से कम नहीं थी। चेहरे महरे से वो और नकूस से वो अच्छे घर की लगती थी। तभी तो रहीम दाद से यहाँ बिठाकर साहब को बुलाने गया था। ये उसका सबसे अच्छा सूट था, इसलिए नेक शगुन के तौर पे उसने आज ज़ेबतन किया था, क्योंकि एनी का कहना था इस मुलाजमत में कपड़ों और हुलिये का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पाँव में रना की खूबसूरत नई चप्पल थी। उसने रना से छुपकर ये चप्पल पहनी थी। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले उसने टॉयलेट में जाकर एनी से लिपस्टिक और फेस पाउडर लेकर लगाया था ताकि फ्रेश नजर आए। अशर जाग रहा था। साहब बाहर एक लड़की आई है, कह रही है कि मुझे साहब या बेगम साहिबा से ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि बड़े साहब और बेगम साहिबा तो घर पे नहीं है, अलबत्ता छोटे साहब है, तो कहने लगी कि उनसे ही मिलवा दो। मैं ड्राइंग रूम में बिठा आया हूँ। कितने अहमक हो तुम रहीम दाद, आए रोज़ अखबारों में आता भी है, और फिर हमारी कॉलोनी में तो खूबरू लड़कियाँ इतनी उम्दगी से वारदातें कर रही हैं कि पुलिस भी चकरा गई है। तुम उसे बिठाकर यहाँ चले आए, उसे बाहर से ही रुखसत कर देते। अर्शद ने अपनी शर्ट सोफे से उठाकर चढ़ाई और बटन बंद किए बगैर रहीम दाद को हाथ से एक तरफ करते हुए बाहर निकला। उसका कमरा और ड्राइंग रूम आमने सामने थे, फिर दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये कैसे मुमकिन था कि हुरिया तक उन दोनों की आवाज़ ना पहुंचती? इब्तदा ही गलत हुई थी। कितने आराम से उसे चोर करार दे दिया गया था। अशर उसके सर पे खड़ा उसे घूर रहा था। हाँ तो मोहतरमा, आप कौन से ज़रूरी काम से आई हैं, बताना पसंद करेंगी? उसके लहजे में ज़रा भी लिहाज और मुरवत का शायबा तक ना था। हुरिया इज़्तिरारी अंदाज में सोफे से खड़ी हो गई। सामने निगाह की तो सुर्ख सुर्ख आंखों वाला नौजवान उसे मशकूक अंदाज में घूरता नजर आया। पहली बार उसने खुद को कोसा कि क्यों इस घर में घुसी आई। वो, मेरा नाम हुरिया बिलाल है, मैं ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम इंश्योरेंस का काम करती हूँ। मेरी 2 बहनें और भी हैं। मेरी अम्मी SM ब्रदर्स में जॉब करती है और मैं। वो घबरा कर अपने बारे में सब कुछ बताती चलेगी। यकीन करें, मेरा किसी भी जुराम पेशा ग्रोह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अशर हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात समेत उस लड़की को देखता रह गया। पता नहीं वो वाकई सादा थी या फिर बन रही थी। कितने मज़े से अपना बायोडाटा बता दिया था। हमाकत की भी हद होती है। आपसे किसने कहा था कि भरी दोपहर में यूँ अकेली धड़ल्ले से लोगों के घरों की बेल बजाती फिरें? इस घर में एक रहीम दाद और दूसरा मर्द मैं हूँ, और अकेली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। हुरिया की टांगों ने उसके जिस्म का बोझ सहारने से इनकार कर दिया। देखिए प्लीज़ मुझे जाने दें। वो समझ रही थी कि शायद अब उसके साथ वो कुछ पेश आने वाला है जो आज से पहले वो अखबारों में पढ़ती रही है या फिर दूसरों से सुनती आई है। भला उन 2 हट्टे कट्टे जवान मर्दों से भागकर वो कहाँ जा सकती है? उसने
उसने धुंधलाई निगाहों से ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। मुलाजिम अब यहाँ नहीं था। हुरिया ने बगैर सोचे समझे गेट की तरफ दौड़ लगा दी। अशर भी उसके पीछे लपका, मगर वो अब सड़क पे थी और बार बार मुड़कर हरासा निगाहों से पीछे भी देख रही थी। सुनिए मिस, मैं भी एक बीमा पॉलिसी लेना चाहता हूँ, वो ज़ोर से बोला, मगर हुरिया सुनी अनसुनी करके आगे की तरफ बढ़ती रही। अजीब लड़की है, खामखा डिस्टर्ब करने आ गई थी और फिर यूं पागलों की तरह मुंह उठाकर भाग खड़ी हुई। मैं इंसानी हमदर्दी के नाते पॉलिसी लेना चाह रहा था, जाने वो क्या समझी। अशर बुड़बड़ा रहा था। रहीम दाद लौट कर आया तो लड़की नहीं थी। वो सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। चली गई है, मगर अपने बारे में फर बता रही थी। मेरी अम्मी SM ब्रदर्स में काम करती है, वगैरह वगैरह। अशर के ज़हन में SM ब्रदर्स का नाम महफूज हो गया था। हुरिया घर पहुंची तो रना सो रही थी। उसने शुक्र अदा किया, वरना उसकी उड़ी उड़ी रंगत देख कर रह कोई वो कहीं सवाल करती। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जाने कौन सी नेकी काम आ गई थी। आइंदा मेरी तौबा, जो मैं इस पार्ट टाइम जॉब के करने के बारे में सोचा भी, मैं इन्हीं से साफ साफ कह दूंगी, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इस जॉब के बगैर ही ठीक हूँ। ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जाए नमाज पे बैठी खुद से वादे करती रही। हुरिया फाइल एग्ज़ाम्स के बाद फारिग थी। कलसुम उसी तरह अनूस ऑफिस जा रही थी। एक दफ़ा के तल्ख तजुर्बे के बाद हुरिया ने मुलाजमत के ज़रिए अम्मी के बोझ को कम करने का जो ख्वाब देख रखा था वो उसे फरामोश करना पड़ गया। ऐनी ही के तवज्जुह से उसे एक और जगह मुलाजमत मिल रही थी, लेकिन कलसुम उसके काम करने के हक़ में नहीं थी। घर के मामलात इसी तरह चल रहे थे। शुमाइल की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। खौला उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गई तो खुशखबरी समेत वापस आई। शुमाइल अक्सर तन्हाई से घबराकर ऊपर रना और हुरिया के पास चली जाती। वर्दा के फ़ोन आते रहते। माह 2 माह बाद वो खुद भी चक्कर लगा लेती तो ज़िंदगी के लगे बंदे मामूल में कुछ हलचल का एहसास होता। अंसर की पोस्टिंग शोरकोट एयर बेस पे हो गई थी। वर्दा उसके साथ ही गई थी। अब उसके साथ महज फ़ोन का राब्ता रह गया था। इस दौरान अंसर को यूनिट के साथ मकरान जाना पड़ा तो वर्दा को वो उनके घर छोड़ गया। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद वो अम्मी की तरफ आ गई। आज तीसरा रोज़ था कि कलसुम ऑफिस नहीं गई थी। वर्दा के साथ बंद कमरे में राज़ो न्याज होते रहे। फिर एक रोज़ ये अक़दा भी खुल गया। वर्दा ने रना और हुरिया को बताया कि अम्मी बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाली हैं। सदा की थोड़े दिल की हुरिया ये सुनकर बेइख्तियार ही तो हो गई। मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी, मैं अम्मी के पास रहूँगी। वर्दा ने उसे डांट दिया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वो इसी माह तुम दोनों को रुखसत करूँगी। हुरिया के तो हाथों के तोते ही उड़ गए। अलबत्ता रना ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। जिस किसी ने भी हुरिया और रना की शादी की खबर सुनी हैरान रह गया। कलसूम ने तमाम ससुरालियों को एतमाद में लेते हुए दोनों लड़कों के बारे में बताया था। रना के लिए जिस लड़के का इंतखाब किया गया था वो कलसूम के ऑफिस के ही MD का बेटा था, जबकि हुरिया का होने वाला शौहर सलीम गिलानी के भाई मुनीर गिलानी का इकलौता बेटा था। कलसूम बहुत खुश थी। उसकी शहाबी रंगत में फिर से सुर्खी दौड़ने लगी थी। निकाह के 1 हफ्ते बाद उन दोनों बहनों की रुखसती थी। फिर बेहद सादगी के साथ सारे उमूर तय पा गए। बिलाल की मौत के तवील अरसे बाद कलसूम पहली बार सुकून की नींद सोई। इसके बाद पूरा महीना मसरूफियत में गुजरा। अंसर भी मकरान से लौट आया था। कल हुरिया और रना की रुखसती थी। रात गुजर रही थी। कलसूम उनके कमरे में आ गई। वर्दा भी यहीं थी। कलसूम ने बारी बारी उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। उनके तेवरों से लग रहा था जैसे वो किसी राज का इंकशाफ करने वाली है। खुदा का शुक्र है कि मैं अपने फ़राइज़ से बाखूबी ओहदा बरा हो रही हूँ। मैं ये सोच सोच कर परेशान होती रहती थी कि कैसे तुम तीनों की शादियाँ होंगी। मैंने तुम्हारे अब्बू से भले वक्तों में वादा किया था कि अगर बुरा भला वक्त आया तो मैं तुम तीनों को बाहर की बेरहम फ़िज़ा में नहीं जाने दूँगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है मैं अपने वादा को पूरा करने में कामयाब हो चुकी हूँ। फिर वो सांस लेने के लिए रुकी। आज इस राज को खोलने का वक्त आ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। सोचती थी जब तुम तीनों अपने घर की हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इतने अच्छे घरों में तुम्हारी शादियां क्यों कर मुमकिन हुई हैं। वो थोड़ी देर को चुप हुई तो किसी में भी उसको मुखातिब करने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ मेरी तनख्वाह में तुम्हारी शादियां मुमकिन नहीं थी, इसलिए मैंने सलीम गिलानी से शादी कर ली थी, जो SM ब्रदर्स के मालिकों में से एक है। उन्होंने एक सांस में वो कह दिया जिसका बोझ वर्दा की शादी से भी पहले दिल पे आन टिका था। अम्मी आप सच कह रही हैं? वर्दा बेयकीन निगाहों से उसे देख रही थी। हाँ वर्दा, ये सच है। ऑफिस में काम करने के कुछ अरसे बाद ही सलीम साहब ने मुझे शादी की ऑफ़र की। मैंने तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लालच में ये ऑफ़र कबूल कर ली और सलीम साहब के सामने ये शर्त रखी कि जब तक तुम तीनों की शादी नहीं हो जाती मेरी और उनकी शादी राज में रहेगी। सिर्फ मुनीर भाई और रहमत भाई को पता है। ये दोनों रना और हुरिया के ससुर थे। सलीम साहब ने मेरी हर शर्त मानी, यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी औलाद की तरह समझूंगा और उन्हें बेटियों की तरह ही रुखसत करूंगा। यहाँ तक पहुंचकर वो चुप हो गई। उन तीनों के धुआं धुआं होते चेहरे कलसूम की बर्दाश्त से बाहर थे। आपने खुद को बेच दिया? हुरिया का जुमला बहुत सख्त और कारी था। मैंने इसीलिए कहा था कि हम तीनों बहनों को मुलाजमत करने दें। हम कुछ ना कुछ कर ही लेते। हम तीनों तलीम याफ्ता थे। बड़े बड़े दफातर में ना सही कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती।
हुरिया का चेहरा जब से सुर्ख हो गया था। उन तीनों की यही कैफियत थी। रना बिल्कुल खामोश थी। तुम्हें क्या पता मैंने कैसे ये सब कुछ किया है? कुलसुम का लहजा हर किस्म के तासुर से आ रही था। बता देना कैसे सब कुछ किया है? हुरिया बदतमीजी की इंतहा को छू रही थी। हम कैसे रिश्तेदारों का सामना करेंगे? सब हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि जवान बच्चों की माँ ने शादी कर ली। हमारे तो दयाल वाले हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हम जिस तरफ से भी गुजरेंगे दुनिया वालों की ज़बानें हमारा पीछे करेंगे। ये वर्दा थी। कुलसुम सपाट चेहरे के साथ खामोश थी। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आपने हमारी और ख़ानदान वालों की इज्जत का ख्याल किया? जो कह रही है मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हुरिया का लहजा एहतराम से यकसर आ रही था। देखो हुरिया, तुम्हें खुदा का वास्ता लोगों के सामने मेरा तमाशा मत बनवाना। कुलसुम ने आजी से कहा। यूँ लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जब्त का इख्तियार खो देंगी। वर्दा उठकर दूसरे कमरे में आ गई। रना वहीं बैठी घुटनों में सर्दी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। उसने वर्दा और हुरिया की तरह किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। उन दोनों के बरक्स वो माँ की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकती थी। उसे अपने सर पर कुलसुम के हाथ का लम्स महसूस हुआ तो उसने भीगी पलकें उठाए। रना, तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही हो। मैं मुंतज़िर हूँ कि तुम भी कुछ कहो, मुझे मातूब ठहराओ। नहीं अम्मी, वो तड़प उठी। हुरिया और वर्दा आप ही शायद अपने रिश्तेदारों के रवैये भूल गई हैं। उनकी तोता चश्मे और खुद गर्जी फरामोश कर गई हैं। जब अब्बू के बाद सबने हमसे आंखें फेर ली थी उस वक्त ये सब रिश्तेदार कहाँ थे जिनका वर्दा आप ही और हुरिया को बहुत ख्याल है? वो कसदन उन्हें सुनाने को ऊंची आवाज़ में बोली। हुरिया ने इस इंकशाफ के बाद दिल में जो ठानी थी उसे करके ही रही। उसने मेहमानों से भरे घर में रुखसती से इनकार कर दिया। कुलसुम की कोई भी इल्तिजा उसका दिल मोम ना कर सकी। मैं ये शादी नहीं करूँगी। आपने हमारी सूरत में मजबूरियों का सौदा किया जो मुझे मंजूर नहीं है। सलीम गिलानी ने उसकी कितनी मिन्नतें की मगर वो जाकर कमरे में बंद हो गई। हुरिया, दरवाज़ा खोलो। सिर्फ आज के दिन आखिरी बार मेरी बात मान लो। सिर्फ आखिरी बार। कुलसुम ने बेकरारी से दरवाज़ा खटखटाया। हुरिया, तुम्हें अपने अब्बू का वास्ता यूँ मत करो। हुरिया ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। सारी सूरत-ए-हाल तुम्हारे इल्म में है। मुनीर भाई ने सैकड़ों मेहमानों को मदऊ कर रखा। अगर तुमने यही जिद लगाए रखी तो उनकी बहुत बदनामी होगी। इस वक्त मेरा भरम रख लो, ससुराल चली जाओ। बाद में जो जी में आए करना। आप बार बार मेरे अब्बू का नाम मत लें। आपको ये हक हासिल नहीं है कि अब उनका नाम अपनी ज़बान पे लाएं। ठीक है, मैं परसों हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊंगी। मैं इन काबिल नफ़रत लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती जिन्हें आप और सलीम साहब ने मिली भगत से मेरे लिए मुंतखब किया है। हुरिया का लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। मेहमानों के कानों में भनक तो पड़ ही गई थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मुनीर गिलानी को पता न चलता? उधर कुलसुम और सलीम गिलानी की खुफिया शादी की खबर ऐसी थी जिस पे हुरिया की सारी दो-दयाल में चहमगोइयाँ हो रही थी। रऊफ साहब और चचा मियाँ के तो चेहरे ही बिगड़े हुए थे। यही हाल खौला और उमैरा का था। वर्दा के ससुराल वाले खामोश थे। हुरिया की ज़िद और हठधर्मी की वजह से जो नई सूरत हाल बन गई थी वो कई सरगोशियों का दर वाह कर गई थी। मुनीर गिलानी की बेवा बहन हुरिया के कपड़े और दीगर चीज़ें लाई। वो दुल्हन बनने के लिए राज़ी ही नहीं हो रही थी। कपड़े तो बंधे उसने पहन ही लिए, मारे बांधे पहन ही लिए। ढकोसले की ज़रूरत ही क्या है? जब मुझे वहाँ रहना ही नहीं है तो फिर दुल्हन का स्वांग बेकार है। मुनीर गिलानी और नादरा ने अशर को इस तरफ ले जाकर सूरत हाल समझाई तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। जब वो मोहतरमा राज़ी नहीं तो फिर ये खटाक पालने की क्या ज़रूरत थी? आपको तो इंसानी हमदर्दी का बुखार चढ़ जाता है। अंकल के ज़ोर देने पे आप कितने आराम से शादी के लिए तैयार हो गए। पापा, जब वो लड़की होकर इतने लोगों में धड़ल्ले से इनकार कर सकती है, मैं तो फिर मर्द हूँ, कैसे अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ? वो भी अकड़ गया। मुनीर गिलानी सर पकड़ कर बैठ गए। मुश्किल तमाम उसे ठंडा किया गया। हुरिया और रना की रुखसती के बाद वर्दा माँ से मिले बगैर अंसर के साथ चली गई। कुलसुम के दिल को धक्का सा लगा। वो लूटे पुटे मुसाफिर की तरह कमरे के बीचों बीच बैठ गई तो सलीम गिलानी ने हमदर्दी से उसे देखा। आओ कुलसुम, अपने घर चलते हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब यहाँ क्या रखा है? फिर वैसे भी तुम अपने फ़र्ज से सबको दोष हो चुकी हो। मेरा घर तुम्हारा मुंतज़िर है। डॉक्टर नकवी को मैंने अभी फ़ोन करता हूँ। जब तक वो आता है तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। कुलसुम ने हौले से इस बात में सर हिलाया। उसे सलीम गिलानी के साथ जाता देखकर कहीं निगाहें तमस्खुराना अंदाज में उसका पीछा कर रही थी। तुम लोगों ने मेरी माँ की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया मगर मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने मरहूम बाप की वजह से आर्जी तौर पे यहाँ आ तो गई हूँ मगर क्यों किया है मुझ नाचीज़ पे यह एहसान है अजीम? अशर भी कहाँ हिसाब रखने वाला था। अभी कुछ माह पहले वो लड़की जिस अंदाज में उसके घर आकर जिस तरह भाग खड़ी हुई थी, अशर काफ़ी रोज़ तक उसे याद करके हंसता रहा था। फिर जब हुरिया से उसकी अचानक शादी का सिलसिला चला और उसे तस्वीर दिखाई गई तो वो एक नज़र में पहचान गया। ये वही इंश्योरेंस वाली लड़की है जो भरी दोपहर में उसके घर आई थी जब वो किसी तरह का लिहाज नहीं कर रही थी, ना उसके लहजे में कोई मुरव्वत थी। तो फिर उसे क्या पड़ी थी कि अपने दिल का हाल कहता फिरता उसके नरम नरम कोमल से जज्बों पे औस आ गिरी थी। वो उस घर और उसके मकीनों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह आई थी। अपने पोर्शन की सीढ़ियाँ तय करते हुए उसे अपने पीछे बहुत से कदमों की आहट सुनाई थी तो वो पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। खौला हुमैरा चच्ची, दुर्र समीन, शुमाइल सब उसे हैरत से देख रहे थे। वो नडहाल से अंदाज में एक तरफ बैठ गई। खौला चच्ची और हुमैरा चच्ची ने मायनी खेज निगाहों से उसकी तरफ देखा।
हुरिया, तुमसे मुझे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी, शुमाइल तासुफ से बोली तो वो कंधे झटक कर रह गए। हाँ भला अब यहाँ क्या रखा है, कौन तुम्हारी राह देखेगा, तुम्हारी अम्मी तो अपने नए नवेले दूल्हा के साथ चली गई हैं। खौला ने ठठोल किया। कलसूम को अब भला शादी की क्या सूझी थी, तुम्हें ब्याह कर अल्लाह अल्लाह करती, ना पूछो कि गली मोहल्ले वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये हुमैरा चच्ची थी, शुमाइल ने कड़ी निगाहों से देखा। आंटी ने शादी ही तो की है, कोई गुनाह नहीं किया है, वो अपने मसाइल को हमसे बढ़कर जानती थी। फिर सलीम अंकल अच्छे आदमी हैं, आप खुद ईमानदारी से बताइए, अगर आंटी शादी न करती तो इस घर के मसले हल करने के लिए आप लोग कुछ करते। मैंने तो ये भी सुना है कि वर्दा की मंगनी सिर्फ इसलिए टूट गई कि कलसूम आंटी जहेज़ की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी। इस खुदगर्ज दुनिया में जब हर तरफ नफसा नफसी का आलम हो तो फिर हर शख्स को अपनी अपनी सलेब खुद ही उठाना पड़ती है। शुमाइल ने आईना दिखाया तो सब चुप के चुप रह गए। हुमैरा वही चुप हो गई। बहुत कुछ कहने की हसरत खौला के दिल में ही रह गई। अंदर कमरे में हुरिया बिल्कुल खामोशी से बैठी फर्श को तक रही थी। अशर की पुप्पो नादरा और पापा मुनीर गिलानी ने उसे कितना रोका था। हाँ, अशर लाताल्लुक नज़र आ रहा था। ये 2 दिन उसने वहाँ अजनबी की तरह गुजारे थे, जैसे भूले भटके उस तरफ आ गई हो। पापा अगर ये यहाँ रुकना नहीं चाहती हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? अशर ने कहा, देखो बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता, ना ये बच्चों का खेल है कि शादी करके तलाक दे दी जाए। तुम्हारी अम्मी को बड़ा अरमान था कि जल्दी जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। फिर सलीम भाई की शादी पे मैं भी खुश हूँ। सलीम भाई बहुत रहमदिल फितरत के मालिक है। उन्होंने जवानी में भी किसी कवारी लड़की से शादी नहीं की। बहुत पहले एक बेवा से शादी की थी जो उनसे पूरे 10 बरस बड़ी थी। उनका ये जज्बा सराहे जाने के लायक है। कलसूम भाभी ने जब हमारे इदारे में मुलाजमत की तो तब उनके हालात सलीम भाई के इल्म में आए और उन्होंने भाभी को प्रपोज़ किया। हुरिया ने खुद को शर्मिंदगी के गहरे गारों में उतरते हुए महसूस किया था, मगर उसे यूँ लग रहा था जैसे अम्मी ने सलीम साहब से उनकी खुशियों की खैरात मांगी। वो बहुत नादिम से गिलानी हाउस से बाहर निकली थी। हुरिया बेटी, अच्छी तरह सोच लो, अगर लौटना चाहो तो वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं यही समझूंगा कि अपने पीछे उसने मुनीर गिलानी की आवाज़ सुनी थी। नहीं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं सर उठाकर लोगों की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहती हूँ, जो यहाँ इस घर में मुमकिन नहीं है। आप भी तो सलीम साहब के रिश्तेदार हैं, उसने दिल में अहद किया था। हुरिया के खुद मुख्तार होने का दरीना ख्वाब पूरा हो रहा था। अम्मी तो उसकी मुलाजमत के सख्त खिलाफ थी, मगर उसे अब किसी का भी डर नहीं था। उसने एक अखबार ज्वाइन कर लिया जो उसका दरीना शौक भी था। एडिटर अहमद भट्ट ने बहुत जल्द उसकी सलाहियतों को भांप लिया, मगर अहमद भट्ट से सारा स्टाफ नाराज़ नज़र आया था। मगर चूँकि वो नई आई थी इसलिए लबकुशाई की हिम्मत न कर सकी। न्यूज़ सेक्शन का हसन और चीफ रिपोर्टर ऑन अहमद भट्ट के खिलाफ ही बातें करते नज़र आते। आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ही रोज़ में एडिटर के साथ ऑन और हसन की चपकलिश की वजह जान गई। हसन कामरस और इंडस्ट्री रिपोर्टर था, मगर अहमद भट्ट ने आते ही उसका तबादला शोबिस में कर दिया, जो उसकी फील्ड ही नहीं थी, जिस पे उसने खूब शोर किया था। ऑन भी हसन का हमनवा था। हुरिया ने अपने तय बड़े खलूस से हसन को मशवरा दिया कि वो किसी दूसरे अखबार में चला जाए। हसन उसे देखता रह गया। भाई, मेरा मतलब है कि जब आप शोबिस करना ही नहीं चाहते तो फिर सर खपाने का फ़ायदा। उसने जल्दी से वजाहत की। मिस हुरिया, ये मेरी अना के ख़िलाफ़ है, मैं इसी अखबार में काम करूँगा। वो ज़ोर देकर बोला। अरीबा उन दोनों के मुकालमे बगौर सुनती रही, मगर उसने दखल नहीं दिया। अरीबा उसे साथ लेकर प्रेस क्लब चली आई। वहाँ से वापस आकर ख़बरें लिखने और फिर उन्हें फ़ाइल करने में खासा वक्त लग गया। वो घर लौटी तो बहुत अरसे बाद उसकी मुलाकात सरीना से हुई। वो बहुत गर्मजोशी से उससे मिली, मगर सरीना के अंदाज में वो खलूस नहीं था जो कभी उसकी शख्सियत का हिस्सा रहा था। मेरा तबादला हो गया, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बोली। हुरिया के ज़हन में जो सवाल एक अरसे से सरीना के हवाले से हलचल मचा रहा था, उसने आज उसे इजहार की जुर्रत दे ही दी थी। सरीना, अपनी शर्जील में क्या देखा जो इतनी बेदर्दी से उस पर अपना रुपया खर्च करती रही? मोहब्बत करती हूँ मैं शर्जील से। पहले ये कहता रहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अब कहता है उसे मेरी रंगत पसंद नहीं है। सरीना का लहजा दुख से भरा हुआ था। शर्जील से सरीना की मुलाकात गोल्फ कोर्स में हुई थी। वो मुख्तलिफ सफारत खानों में गोल्फ सिखाता था। सरीना इस्लामाबाद में फ़्रांस के सफारत खाने में बजट सेक्रेटरी थी। उसने शर्जील से कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। शर्जील का काम बस इतना होता कि वो सरीना के साथ साथ रहता। गोल्फ सिखाना उसने छोड़ दिया था। सफारत खाने का पाकिस्तानी अमला शर्जील का बहुत मजाक उड़ाता। उसे औरत की कमाई पे पलने वाला कहा जाता है। सरीना 2 बार शर्जील को फ्रांस भी ले जा चुकी थी। वो उस पर बेदरीग पैसे खर्च करती। शर्जील के तमाम घरवाले उसकी फ्याजी से काम निकाल रहे थे। अब उनके घर में एक से एक कीमती चीज़ मौजूद थी। सरीना ही की बदौलत शर्जील ने ऊंचे हलकों में मुतारिफ हुआ। अब जब सरीना का तबादला हो रहा था तो शर्जील ने भी आंखें बदल ली थी। खौला और रऊफ साहब समेत असद ने भी बहुत ज़ोर दिया कि सरीना से शादी करके सब कुछ समेट लो, और वो शायद ऐसा कर गुजरता कि सरीना ही की बदौलत अब उसके पास इतना कुछ था कि वो किसी भी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर सकता था। हुरिया का दिल दुख से बोझल हो रहा था। सरीना की सुर्ख आंखें और टूटा हुआ लहजा उसे कभी भी नहीं भूल सकता था।
अहमद भट्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज और उनके दायरा कार के बारे में उसे एक फ़ीचर लिखने का काम दिया था। इस ज़मन में उन्होंने उसे बहुत गाइड किया था। आज भी इसी सिलसिले में वो एक प्राइवेट एजेंसी के मालिक से इंटरव्यू करने आई थी। मरकज़ी गेट पे बावर्दी मुहाफ़िज़ खड़े थे। वो फोटोग्राफ़र आमिर के साथ प्रेस कार्ड दिखाने के बाद अंदर मरकज़ी इमारत की तरफ बढ़ी। लकड़ी की शानदार सी मेज़ के अकब में चेयर पर बैठे अशर मुनीर गिलानी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसने कभी भी अशर के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उसकी यहाँ मौजूदगी का उससे ज़रा भी इल्म होता तो वो यहाँ कभी भी ना आती। अशर के चेहरे पे पुराने ताल्लुकात की तलखी का शायबा तक ना था। उसने कमाल हिम्मत से खुद को संभाल लिया था। हुरिया भी सर झटक कर ज़हन में तरतीब दिए सवालों को दोहराने लगी। आमिर हुरिया के साथ दूसरे सोफे पे बैठा सॉफ्ट ड्रिंक और दीगर लवाजमात से इंसाफ करने में मसरूफ़ था। हुरिया ने सामने टेबल पे धरी खाने पीने की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया था। वो ताबड़तोड़ सवाल कर रही थी ताकि जल्दी हाथ से निकल सके। अशर का चेहरा खिलाफ मामूल संजीदा लग रहा था। हुरिया इंटरव्यू में मसरूफ़ ही थी कि एजेंसी का दूसरा पार्टनर वलीद खान भी आ गया। सिक्योरिटी एजेंसी वो दोनों मिलकर चलाते थे। अब वो वलीद खान की तरफ मुतवज्जह हो गए। आमिर दरमियान में तस्वीरें भी बनाता रहा। इंटरव्यू का मरहला तमाम हुआ तो हुरिया ने इत्मीनान का सांस लिया। अशर गिलानी का सामना आसान नहीं था। उसने मनोबोझ सर से उतरता महसूस किया। तुम आज बड़े संजीदा लग रहे हो। यूँ लग रहा था कि जैसे उस लड़की के आगे तुम्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया हो। वैसे लड़की थी बड़ी प्यारी, कम उम्र सी, वरना मेरा वास्ता आज तक जिन सहाफ़ी औरतों से पड़ा है सबके सब चेहरे से ही बहुत तेज़ लगती थी। और ये लड़की कौन से अखबार से आई थी? हाँ, रोज़नामा नया दिन से आई थी। खुद भी तरोताज़ा और शादाब सी लग रही थी। शायद नई नई इस फील्ड में आई है। वलीद खान मुसलसल बोल रहा था। अशर ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा तो वो चुप हो गया। अब इस लड़की के बारे में एक लफ्ज़ ना कहना। अशर का अंदाज़ दो टोक था। क्यों यार, तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो? वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वलीद को भी गुस्सा आ गया। एन उसी वक्त ग्लास डोर धकेलकर कर्नल मकबूल अंदर दाखिल हुए। अशर ने बमुश्किल तमाम खुद को कंपोज किया। वो दोनों कॉलेज लाइफ से अच्छे और गहरे दोस्तों की तरह एक दूसरे से दोस्ती निभा रहे थे। आज पहली बार अशर एक अजनबी लड़की के लिए इस अंदाज से पेश आया था। ये हैरत अंगेज़ बात थी। कर्नल मकबूल चले गए तो अशर खफा से वलीद के पास आया। आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। सच कहो ना, वो सहाफ़ी तुम्हें भी अच्छी लगी है? वलीद चमक कर बोला। नहीं वलीद, ये बात नहीं है असल में। फिर अशर ने उसे तमाम कहानी सुना डाली तो वलीद ने पुरसोच खोजती निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। कमाल है, हुरिया इस तरह की लगती तो नहीं है। एक छोटी सी बात के पीछे घर ख़राब कर रही है। वेरी सैड यार, तुम में क्या कमी है जो वो यूँ बिहेव कर रही है? तुम्हारी शादी का किस्सा तो मुझे पता था, मगर मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हुरिया ही तुम्हारी मनकोहा होंगी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ? नहीं वलीद, ऐसा सोचना भी मत। हो सकता है वो मोहतरमा अपनी जगह दुरुस्त हो। वो ताज्जुब से बोला। वलीद ने सराहती निगाह से उसे देखा। जाज़बे नकुश, लंबा कद, मजबूत जिसामत, उम्दा ड्रेसिंग। कोई भी लड़की उसे ठुकराने की हमाकत नहीं कर सकती थी। अशर को अपने सामने खड़ा देखकर हुरिया हक दक रह गई। खौला चची खुद उसे साथ लेकर ऊपर आई थी। तुम्हारे मेहमान आए हैं। वो तंज़िया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर चली गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? हुरिया ने अपने लबो लहजे को सख्त बनाने की भरपूर कोशिश की थी। तुम्हें देखने आया हूँ, तो अब तशरीफ़ ले जाइए। वो बदतमीज़ी से बोली तो अशर उसके करीब आ गया। बहुत अक्कड़ है तुम में। ख़बरदार जो आगे बढ़ने की कोशिश की, वरना क्या कर लोगी तुम? बोलो। वो उसका मजाक उड़ा रहा था। वो बेबसी से होंठ कुचल कर रह गई। तुम जॉब नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। क्यों? आप होते कौन है मुझे जॉब हुक्म देने वाले? काश ये सवाल तुम उस वक्त करती जब रुखसत होकर गिलानी हाउस में आई थी। उस वक्त मैं तुम्हें ठीक ठाक तरीके से बताता कि मैं कौन होता हूँ। बहरहाल तुम जॉब नहीं करोगी। न जाने वलीद की तरह और कौन कौन तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहता होगा। वो जिस तरह अचानक आया था उसी तरह चला भी गया। हुरिया के समातों में अभी तक उसका बेबाक लहजा गूंज रहा था। वो धक धक करते दिल और मुंतशिर हिसाब को संभालती बिस्तर पर बैठ गई। बड़ा आया हुक्म देने वाला। आइंदा जॉब पे नहीं जाऊँगी। हुरिया ने उसकी नकल उतारी। इतने में हुमैरा और खौला चच्ची ऊपर आ गए। ये अशर क्यों आया था? सवाल जितना मायने खेज था, लहजा उससे ज़्यादा मायने खेज था। हुरिया पे घड़ों पानी पड़ गया। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि दुनिया वालों और इस घर के मकीनों की निगाह में उसका और अशर का ताल्लुक कितनी अहमियत रखता है। फिर खौला और हुमैरा चच्ची तो हम वक्त दूसरों की टो में रहती थी। उनका रवां जानने को बेताब था कि अशर क्यों आया था। हुमैरा का ख्याल था वो हुरिया को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए आया। खौला का कहना था वो तलाक के कागजात देने आया, मगर हुरिया ने गोल मोल सा जवाब देकर उन्हें सख्त मायूस किया। रना बाकायदगी से कलसूम से मिलने जाती थी। अक्सर सलीम गिलानी भी मौजूद होते तो बड़ी मोहब्बत से पेश आते। वर्दा ने उस दिन के बाद पलटकर भी कलसूम की खैरियत मालूम करने की कोशिश नहीं की। और हुरिया तो वैसे भी जहर हो रही थी। कलसूम 3 बार उससे मिलने गई, उसे समझाने की कोशिश की, मगर कोई नतीजा ना निकला। सलीम गिलानी की आला ज़र्फ़ी थी जो उन्होंने हुरिया और अशर के ताल्लुक़ के हवाले से कलसूम से कोई बात पुरस नहीं की। कलसूम ने हुरिया को यहाँ से ले जाने के लिए बहुत ज़ोर लगाया।
मेरे साथ चलो। अकेली कैसे रहोगी? अकेली लड़की या औरत बहुत गैर महफूज होती है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ कम अज़ कम मुझे शर्मिंदगी का एहसास तो नहीं होता। वो खुद को हक बजानिब तसव्वुर करते हुए हद से गुजर रही थी। फिर उसके बाद कुलसुम ने उसे कुछ नहीं कहा। वो हुरिया की माँ थी, अच्छी तरह जान गई थी कि वो हठधर्मी और ज़िद पे उतर आई है। वो नया दिन के दफ्तर से निकलकर हस्बे मामूल बस स्टैंड की तरफ कदम उठाने लगी। उसके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा था। वो बस में सवार हुई तो वो भी उसके साथ चढ़ गया। हुरिया अपने स्टॉप पे घर से काफ़ी फासले पे उतरी तो वो भी उतर गया। घर तक उसके पीछे आया था। जब वो गेट से अंदर दाखिल हो गए तब वो वापस हुआ। हुरिया ने खुद को ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि वो उसका वहम भी तो हो सकता है। अगले पूरे हफ्ते ये मामूल जारी रहा तो पहली बार वो खौफजदा होकर नोटिस लेने पर मजबूर हो गई। रिमझिम बारिश बरस रही थी। आज वो कदरे ताख़ीर से उठी थी क्योंकि एक सेमिनार की कवरेज में काफ़ी वक्त लग गया था। वो चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटे चौकन्ना निगाहों से सड़क से हटकर चलने वाले राहगीरों को देखते हुए चल रही थी। अपने पीछे उसे मखसूस कदमों की आहट सुनाई दी तो उसकी रंगत मुतग़य्यर हो गई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी बाकायदा बारिश में तब्दील हो चुकी थी। वो बुरी तरह भीग चुकी थी। हुरिया ने कदरे रुककर धुंधलाती आंखों से बस स्टैंड की तरफ एक बार फिर देखा। वह शख्स भी रुक गया तो हुरिया के जी चाहा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे। ये पुरस्रार होलिए और तासुरात वाला शख्स जिसके चेहरे पर मायने खेल सी मुस्कुराहट खेल रही थी, गोया वो बज़बान खामोशी कह रहा हो कि अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी। जो उसने कदम उठाया उसकी सर्द आवाज़ ने उसे लर्जा दिया। रुक जाओ और मेरी तरफ देखो। हुरिया ने आज पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। अजीब दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ थी। मेकानिकी अंदाज में हुरिया के कदम वही साकित हो गए और निगाह उसकी तरफ उठी। उसके हाथ में दरमियानी साइज की बोतल थी जिसमें कोई पानी जैसा महलूल भरा हुआ था। ये तेहज़ाब है। मैं इसे तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फेंकूंगा। उफ, उसका सारा बदन खौफ से थरा गया। वो सफ़ेद रंग की मार्गला उसी तरफ आ रही थी। हुरिया ने बिला सोचे समझे गाड़ी की तरफ लिफ्ट लेने वाले अंदाज में हाथ बुलंद किया और नताज की परवाह किए बगैर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। वो शख्स बोतल का ढक्कन खोले उसके पीछे आ रहा था। गाड़ी का अगला दरवाज़ा खुला। हुरिया के पास सोचने के लिए वक्त नहीं था, जबकि वो आफत भी अब उससे चंद कदम के फासले पे थी। हुरिया अंदर बैठ गई। वो बेरिसरार शख्स फुटपाथ पे खड़ा उसे खुद से दूर होता देख रहा था। कितनी देर उसे अपने हवासों पे काबू पाने में लग गई। फिर उसने उस मेहरबान की तरफ चेहरा मोड़कर देखना चाहा जिसने उस कड़े वक्त में उसकी मदद की थी। उफ़ अल्लाह, उसने अपने होंठ दांतों से कुचल डाले। ये शख्स क्यों इस सड़क से गुजर रहा था और मैं क्यों इस गाड़ी में बैठी? कुछ कहने के लिए उसने लब खोले मगर कोई ख्याल आने पर खामोश हो गई। कुछ कहो ना, मेरा तो ख्याल था कि तुम अभी चलती गाड़ी से उतर जाओगी। अर्शद ने तंज का पहला पत्थर उसकी तरफ लड़खड़ाया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये जॉब छोड़ दो, मगर तुमने नहीं सुना। अगर तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। मुझसे मांग लिया करो, आखिर मेरा फ़र्ज़ बनता है। हुरिया का चेहरा उस एहसास तौहीन से तब कर रह गया। आप अपने रवैये रुपए अपने पास ही रखें। मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ, फिर मैं क्यों आपसे मांगूँ? वो फिर आउट हो रही थी। अर्शद ने अचानक साइड पे गाड़ी रोक दी। देखो हुरिया, किसी की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुमने मुझे लेट डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे ख़ानदान में हमें तमाशा बनाने की कोशिश की। शादी वाले दिन तुमने जो कुछ किया, क्या वो कोई जी होश लड़की कर सकती है? लड़कियाँ तो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर जान से गुजर जाती है और तुम कैसी बेटी हो जो। खैर, उसने सर झटका। अब तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी। आप क्यों बार बार मुझे हुक्म दे रहे हैं? मैं कोई आपकी मतहत तो नहीं हूँ। ठीक है हुरिया साहिबा, तुम यूँ नहीं मानोगी। वो ख़तरनाक तेवरों से देखते हुए बोला। हुरिया दहलकर दरवाजे के बिल्कुल साथ लग गई। कभी कभी अपने मतलब की खातिर शिकस्त कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सोचकर उसने भी अपनी टोन बदल ली। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूं? उसके लहजे में अब पहले जैसी हठधर्मी और ज़िद नहीं थी, इसलिए अर्शद भी नरम पड़ गया। देखो हुरिया, अब तुम हमारे ख़ानदान का ही किस्सा हो, मेरी बीवी हो। अगर तुम चंद हज़ार के लिए इन अखबारात के दफातर में धक्के खाओ तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती। तुम मानो न मानो, मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कुलसुम आंटी ने कहा है कि मैं उनकी खातिर तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ और ये कि एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। हुरिया, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसे क्यों नफ़रतों की नज़र कर रही हो? ज़िंदगी इतनी अर्जा तो नहीं होती कि उसे यूँ ज़ाया कर दिया जाए। मेरे पापा और पुप्पो बहुत आला ज़र्फ़ हैं। तुम जो कुछ कर रही हो वो इसे तुम्हारी नादानी पे महमूल कर रहे हैं और अब भी तुम्हारी खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। हुरिया कुछ नहीं बोली। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर से अपना सर फोड़ रहा है। अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम मेरी एजेंसी आ जाओ। क्यों आऊँ मैं? वो फिर तंद हुई। हुरिया, आइंदा मुझसे इस अंदाज और लहजे में बात ना करना, मैं आदी नहीं हूँ। अच्छा, अब गाड़ी चलाएं, मुझे देर हो रही है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अर्शद ने डैशबोर्ड खोला। उसका हाथ बाहर आया तो खासी रकम उसके हाथ में दबी हुई थी। उसने खामोशी से हुरिया की तरफ बढ़ाई। ये मैं नहीं लूँगी। वो अपनी अज़ली खुदारी के हाथों मजबूर थी।
ये मैं नहीं दे रहा हूँ, आंटी ने दिए थे। बहरहाल मैं फिर भी नहीं लूँगी, वो फैसलाकुन अंदाज में बोली। अचानक ही अशर ने उसका हाथ थाम लिया। वो बुलबुला कर रह गई, मैं इसका हक रखता हूँ। वो उसका लाल भभूका चेहरा देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बारिश की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। घर चलोगी? कौन से घर? मेरे घर, जो तुम्हारा भी है। मेरा घर वही है जहाँ मैं रहती आई हूँ। बहरहाल मेरा जी चाह रहा ना तुम्हें साथ ले जाने को। वो मोड़ काटते काटते फिर उसकी तरफ झुका तो हुरिया उसका इरादा भांपकर दरवाजे से लगकर बैठ गई। वो दिल खोल कर हंसा। उसकी नज़रों और लहजे की बेबाकी ने हुरिया के तन बदन में फरेरी सी दौड़ा दी। कहो एक दिन कि जो कुछ भी है हमारे पास सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन। अंसर शेव करते हुए गुनगुना रहा था। वर्दा बरामदे में पड़ी कुर्सी पे बैठी चाय का मग थामे आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ ले रही थी। अंसर की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। वो माजी के रेग राजों ज़ारों में खो गई थी। अशर को भी ये गाना बहुत पसंद था। मौका बेमौका वर्दा के आगे गुनगुनाता और उसे छेड़ता। जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। वर्दा की चाय यूं ही पड़े पड़े ठंडी हो रही थी। अंसर ने वहीं से उसे आवाज़ लगाई, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मुझे दो एक दिन। जी क्या है? वो बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। मुझे धुला हुआ तौलिया तो निकाल दो। वो रेज़र वाश बेसन पर रखता हुआ बोला तो वर्दा वहीं से सर हिलाते हुए मुड़ गई। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो मुझको। अंसर फिर शुरू हो गया तो वर्दा को कदम उठाना दो भर हो गया। वजूद अपना मुझे दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। उसने धुला तौलिया अंसर के हाथ में थमाया तो उसकी ज़बान रुक गई। वो किचन में पहुंची तो अंसर की आवाज़ फिर आने लगी। एक तल्ख सी मुस्कुराहट वर्दा के लबों पे रिंगने लगी। असद भी तो यही कहता था। यकदम वर्दा को कुकिंग रेंज के पास खड़े खड़े बड़े ज़ोर का चक्कर आया। उसने शेल्फ के किनारे को थाम कर खुद को गिरने से बचाया। वर्दा यार बाहर आओ। अंसर नहाकर आ चुका था और उसे आवाज़ दे रहा था। मुसलसल खामोशी पाकर अंसर किचन में आ गया। वर्दा वहाँ भी नहीं थी। वो वापस कमरे में आया तो वर्दा कारपेट पे फ्लोर कुशन के सहारे बैठी थी। वर्दा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो पंजों के बल उसके पास बैठते हुए तशवीश से बोला तो वर्दा ने अजनबी निगाहों से अपने कंधे पे धरे उसके बाजू को देखा और फिर उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाई, फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे अपनी मर्ज़ी से सांस लेने दे, प्लीज़ प्लीज़, मैं आज़ादी के एहसास समेत जीना चाहती हूँ। वर्दा के ये बेगाना तेवर रखाई से पुर अल्फाज वो कितनी अजनबी लग रही थी। अंसर मैकान के अंदाज में दूर हटा था। शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो चबा चबा कर बोली। अंसर परेशान परेशान सा घर से निकला। उसने नाश्ता भी नहीं किया। वर्दा शादी से लेकर अब तक पूरी तरह उस पर खुली नहीं थी। अंसर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो उससे बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी। वो उसे बेहद कुर्बत के बावजूद भी खुद से बहुत दूर महसूस करता। ज़हनी तौर पे वो उसे कहीं और ही पहुंची हुई लगती। हर बार उसे यूँ लगता जैसे वो अजनबी वर्दा से मिल रहा हो। वो सर्द ग्लेशियर की तरह महसूस होती जिसमें ज़िंदगी की कोई हरारत और रमक नहीं होती। वर्दा ने कभी उसके पास बैठकर उसके पसंदीदा मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं की। वो एक दो बार के सिवा कहीं भी उसके साथ बाहर नहीं गई। वो अगर खुद से बात करता तो वो जवाब में हूँ हाँ और जी के 3-4 अल्फाज से ज़्यादा कभी न बोलती। अंसर को भीगते मौसम और चांदनी रातें बहुत पुरकशिश लगती। उसका जी चाहता वो वर्दा के साथ बरसती बारिश में दूर तक चले। ठंडी चांदनी रातों में हकायते दिल उसे बयान करे, उसके बताए कि वो उसे दिलो जान की आखिरी हदों तक चाहता है। इतना ज़्यादा कि अंसर के रेशे रेशे में उसका नाम लहू बनकर गर्दिश करता है। वो उसे देख कर जीता है, मगर वो इतनी अजनबी सी लगती कि वो अपने बहुत से खूबसूरत नाजुक जज्बों का गला घोंट देता है। जब रात गए वो लौटा तो वर्दा सो चुकी थी। अंसर ने एक नज़र बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर गेस्ट रूम में आकर लेट गया। मुझे मेरी मर्ज़ी से सांस लेने दे, मैं आज़ादी के एहसास समेत जीना चाहती हूँ। उसे वर्दा की सुबह की गुफ्तगू याद आने लगी तो नींद उसकी आंखों से यकलख्त गायब हो गई। रोज़ीना बेगम की भांजी की शादी थी। उन्होंने शोर कोट अंसर को फ़ोन करके बताया था, मगर उसने आने से माजूरी जाहिर कर दी। अम्मी मैं कोर्स के सिलसिले में 4 हफ्तों के लिए मसूर एयरबेस जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। अलबत्ता वर्दा को भेज दूँगा। फ़खर भाई से कहिए एयरपोर्ट से रिसीव कर ले। फिर उसने वादे के मुताबिक वर्दा को भेज दिया। वो शाम को आई थी। रोज़ीना बेगम ने उसे बताया कि शुमाइल हॉस्पिटल में है। रोज़ीना शुमाइल की पुप्पो थी, इसलिए आने वाले मेहमान के लिए उन्होंने बेशुमार छोटी मोटी चीज़ें तैयार की थी। वर्दा को साथ लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची। खौला चची, गज़ल और हुमैरा चची भी वही वेटिंग रूम में मौजूद थी। असद शर्जील के साथ खड़ा था। रोज़ीना बेगम के सलाम का जवाब उसने खुशदिली से दिया और दोबारा शर्जील से बातों में मगन हो गया। रोज़ीना बेगम दीगर ख़वातीन की तरफ आ गई। वर्दा वहीं खड़ी रही। असद शर्जील से कह रहा था, जब बीवी माँ बन जाए तो मर्द को लाजमन अपने लिए एक महबूबा ढूंढनी चाहिए। भाईजान आप भी बाप बनने जा रहे हैं।
आड़े वक्तों के लिए कोई महबूबा ढूंढी या नहीं? शर्जिल बेतकल्लुफ़ी से भाई के शाने पे हाथ मारकर बोला। यार मेरी महबूबा तो ऑलरेडी मौजूद है, मुझे याद करके अब भी यहाँ भर्ती होगी। असद की नखियों से वर्दा की तरफ देखते हुए बोला। भाईजान आपके तो ऐश हो गए, मैं भी आप वाली हिकमत अमली अपनाऊंगा। वो स्याह सरीना तो मेरे पीछे पड़ गई थी कि शादी कर लो शादी कर लो, वो बीवी तो क्या महबूबा बनने की भी लायक नहीं है। शर्जील हकारत से सरीना का जिक्र कर रहा था। वर्दा का चेहरा धुआं धुआं हो गया। लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद ओवरऑल में मलबूस डॉक्टर ने असद को बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो वो बेताबी से शुमाइल के पास पहुंचा। वर्दा वापस घर आई तो एहसास जुर्म हद से ज़्यादा हो चुका था। असद की घटिया सोच और आमियाना तर्ज फ़िक्र ने आज उसे बहुत दुख दिया था। उसे लगा जैसे ये किसी नादीदा जंजीर की आखिरी कड़ी थी जिससे वो आज़ाद हो गई थी। उसे यूँ लग रहा था अंसर की ज़िंदगी में वो नए सिरे से दाखिल हो रही है। कुलसुम की एक एक बात उसे याद आ रही थी जो अंसर से उसका रिश्ता तय होने के बाद से वो कहती रही थी। खुदा जब हमारी कोई पसंदीदा चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में बेहतरीन चीज़ अता करता है। ये अलग बात है कि उस वक्त हम इस मसलियत को नहीं समझते। वर्दा भी इस हकीकत से आगाह हो गई थी कि असद उसकी पसंदीदा चीज़ था और अंसर उसके लिए बेहतरीन था। बेशक खुदा बेहतरीन चीज़ ही हमें देता है। पसंद तो हमें बहुत कुछ होता है, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदेह ही हो, मगर ऊपर वाला कब हमारा नुकसान चाहता है उसे पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। सो उसने अंसर को ही उसके नसीब में लिखा था। हुरिया और वर्दा को बैक वक्त फ़ोन मसूल हुआ था। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, फ़ौरन आ जाओ वरना शायद तुम लोग बहुत पछताओ, सलीम साहब कमज़ोर लहजे में कह रहे थे। वो आगे पीछे हॉस्पिटल पहुंचती थी। कुलसुम नढाल से अंदाज में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो महज हड्डियों का ढांचा लग रही थी। शहाबी रंगत मानित पड़ गई थी, आंखें जैसे गड़ों में धंसी हुई थी। अम्मी आपको चंद माह में क्या हो गया? वर्दा की सारी नाराज़ी भाप बनकर उड़ गई। वो बेख्तियार उस कमज़ोर सीने से लिपट गई। हुरिया को भी हौसला हुआ जबकि रना पहले ही वहाँ मौजूद थी। मेरी बच्चियों मुझे माफ़ कर दो। हुरिया तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मेरी एक आखिरी इल्तिजा है, चुपचाप अपने ससुराल चली जाओ। वो लोग तुम्हें कोई ताना दिए बगैर कबूल कर लेंगे। बस समझ लो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो पूरी उम्मीद निगाहों से उसे देख रही थी। हुरिया खामोश रही। ये ठीक है कि मैंने तुम लोगों की खातिर दूसरी शादी की, मगर इसमें मेरा कसूर इस हद तक है कि मैंने तुम लोगों को आगाह नहीं किया कि एक बात भी ना सिर्फ तुम लोगों से बल्कि सलीम साहब से भी छुपाई कि असम ब्रदर्स में जॉब करते हुए मुझ पर कैंसर जैसी मूजी बीमारी का इंकशाफ हुआ था। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे सामने तुम तीनों का तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल था। सलीम साहब ने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं खुद गर्ज बन गई। फिर मैंने सलीम साहब से कहा कि जल्दी से जल्द मेरी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करें। उन्होंने खलूस से नीयत से मेरा साथ दिया। मैंने शायद अपनी गर्ज के लिए सलीम साहब से शादी की और उन्हें अपनी बीमारी से भी लाइल्म रखा। खुदा मुझे माफ़ करे। कुलसुम जैसे थक कर खामोश हो गई थी। सलीम गिलानी ने डॉक्टरों का पूरा पैनल बिठा दिया था, मगर कुलसुम की बीमारी लाइलाज हद में दाखिल हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी और सेहतयाबी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। और फिर उन तीनों की मौजूदगी में कुलसुम ने दम तोड़ा। उसकी मौत पे हुरिया सबसे ज़्यादा तड़प तड़प कर रो रही थी। सलीम गिलानी की रिहाइश पे ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ था। वो तीनों बहनें भी माँ की मैयत के साथ सलीम गिलानी के घर आई थी। वर्दा रो, प्लीज़ वर्दा रो, अंसर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। रोजीना बेगम उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रही थी, मगर वर्दा तो पत्थर के बुत की मानित साकित थी। काश ये खबर गलत हो, अंसर ज़िंदा हो तो वो उसे बताए कि अंसर एहसान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मैं असद के शहर से निकल आई हूँ। मगर ये खबर गलत कहाँ हो सकती थी। उनका पूरा घर लोगों से भर चुका था। यहाँ वहाँ हर तरफ लोग ही लोग थे। एयरफोर्स के नौजवानों ने अंसर का ताबूत उठाया हुआ था। लोग खुद ब खुद रास्ते से हटते जा रहे थे। वो अपने कदमों पे चल पिक के गया था और अब कंधों पे सवार होके आया था। बवर्दी नौजवानों ने ताबूत खुली जगह पे रख दिया। वो अब कदरे पीछे हटकर सर झुकाए खामोश और अफसुर्दा खड़े थे। लकड़ी का ताबूत कौमी परचम से ढका हुआ था। सब बारी बारी अंसर का चेहरा देख रहे थे। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा ताबूत की ओट में था। वो पथरीले अंदाज में ताबूत के पास खड़ी थी। औरतें उसे रुलाने की कोशिश कर रही थी। वर्दा रो ना, अंसर तुम्हें छोड़कर चला गया है। और फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्थर के मुजस्मे में जान पड़ गई थी। रोजीना बेगम वर्दा की चीखों की आवाज़ सुनकर नंगे पांव अपने कमरे से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे एहसान साहब थे। वर्दा बेटी क्या हुआ? क्या कोई खौफनाक ख्वाब देख लिया है? वर्दा के चेहरे पे फैलते आंसू नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थे। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। वो उनके सीने से लगी अब भी सिसक रही थी। वो हौले हौले उसकी पीठ थपकने लगी। शुक्र था कि वो ख्वाब ही था, मगर कितना भयानक ख्वाब था। लगता है अंसर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो शरारत से उसे देखने लगी। फिक्र न करो, परसों वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आ रहा है। 10 दिन की छुट्टी भी मिल रही है। तुम सो रही थी जब अंसर का फ़ोन आया था। थोड़ी देर बाद वो चली गई तो उसने उसी वक्त उठकर वज़ू किया और शुक्राने के नवाफिल अदा करके अंसर की दराजी उम्र के लिए दुआ मांगी। अपनी कोताहियों की रब से माफ़ी तलब की। दिल में उतरते ढेरों सकून ने उसे मसरूर कर दिया था। अम्मी की बेवगी के बाद की ज़िंदगी ने उससे ज़िंदगी की तो उस
ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत से रोशनास करवाया था और वो पछताना नहीं चाहती थी। वो अंसर से एक नए रंग में ढलकर मिलना चाहती थी, वो रंग जो चाहत का होता, एतमाद का, एतबार का होता। वो अंसर को बताना चाहती थी कि वो एक नई वर्दा से मिल रहा है जिसके दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत है। वर्दा ने अपना सबसे अच्छा सूट पहनना था। गज़ाला भाभी जो मेहंदी लगाने में ख़ानदान भर में मशहूर थी, उनसे मेहंदी लगवाई थी। रोज़ीना बेगम अंसर की पसंदीदा डिशेस पकवा रही थी और ख़ुद भी किचन में खानसमा की मदद करने में लगी हुई थी। वर्दा सूट डिश के ऊपर फलों के टुकड़े काट रही थी, स्वीट डिश के ऊपर काट कर नफासत से सजा रही थी। अंसर के आने पर रोज़ीना ने उसे ज़बरदस्ती किचन से बाहर निकाला। वो शानी के लिए लाए गए गिफ्ट्स खोल रहा था। वर्दा ने झिझकते हुए सलाम किया तो अंसर ने उसकी तरफ निगाह उठाई। वर्दा ने पलकों की झालर गिरा ली। पास बैठी गज़ाला भाभी उन दोनों को मायनी खेज निगाहों से देखने लगी। अंसर ब्लू लाइनों वाली शर्ट और पैंट में मैचिंग टाई लगाया हमेशा की तरह फ्रेश और स्मार्ट लग रहा था। बाल उसने और भी छोटे करवा लिए थे जो उसके चेहरे पे सूट कर रहे थे। अंसर, वर्दा तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गई थी, बुरे बुरे ख्वाब आने लगे थे। एक रात चीखें मारने लगी कि मैंने अंसर को ख्वाब में मरते देखा है। वाकई? वो खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। क्यों वर्दा, बताओ ना। गज़ाला ने उसे ठहोका दिया तो वह शर्मिंदा सी होकर वहाँ से उठ गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अंसर आराम करने के लिए कमरे में आया तो वर्दा ने भी उसी वक्त नमाज मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथ उठाया। वो उसे पूरी महवियत से देखने लगा। वर्दा जाए नमाज तह करके रखी और सहज सहज कर चलते हुए अंसर के पास नीचे ज़मीन पर बिछे कारपेट पर बैठ गए। अंसर, आप वहाँ ठीक तो रहे ना? मैंने आपको बहुत मिस किया। वर्दा के हाथ अंसर के हाथों पे धरे हुए उसे एक नई कहानी सुनाते महसूस हो रहे थे। वो पहली बार बेतकल्फ़ी से खुद उसके पास आई थी। अंसर खुद को आसमानों में उड़ता महसूस करने लगा। उसकी ज़ात का अधूरापन मुकम्मल हो गया था। अंसर ने उससे कुछ नहीं पूछा, न वर्दा ने कोई वजाहत की। अंसर, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी? मैंने पहले तुमसे कोई शिकायत किया जो तुम कह रही हो? बस मुझे पता है ना, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। वो शर्मिंदा सी उंगलियां चटखा रही थी। अंसर ने उसके लिए अपने दिल का आने वाले सारे रास्ते खोल दिए थे। अशर हंस कर हुरिया को अपनी कारगुजारी बता रहा था। अहमद रज़ा को मैंने ही तुम्हारे पीछे लगाया था। अहमद रज़ा आर्मी का रिटायर्ड फ़ौजी है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का सबसे फ़र्ज शनास और तेज़ बंदा है। अगर वो सचमुच मुझ पर तेज़ाब डाल देता या घबराहट में ऐसा कर बैठता तो। हुरिया नरूठेपन से गोया हुई तो अशर ने उसे नरमी से अपने हसार में ले लिया। उस बोतल में तेज़ाब था ही कहाँ, आम पानी था। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? कितने बड़े धोखेबाज हैं आप। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है मेरी जान। ये मोहब्बत दरमियान में कहाँ से आ गई? वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी, उसी तरह जिस तरह तुम मेरे घर भरी दोपहर में मुझे डिस्टर्ब करने आ गई थी। अच्छा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था? बिल्कुल। अशर, शुक्र है कि मुझे बर वक्त अकल आ गई, वरना जाने क्या होता क्या, अल्लाह ही हाफिज़ होता। वो उसके बालों से खेलते हुए बोला। आज उनके यहाँ वर्दा और रना की दावत थी। हुरिया अपनी निगरानी में तमाम इंतजामात मुकम्मल करवा रही थी। रना की गोद में प्यारी सी बच्ची थी जो चंद माह की थी। वर्दा उसे प्यार करने लगी। रना अपने शौहर और बच्ची के हमरा बहुत मुतमईन और आसूदा हाल नज़र आ रही थी। कलसुम की कुर्बानी रायगा नहीं गई थी। सारे मंजर की तस्वीर बड़ी मुकम्मल थी। ज़िंदगी के सारे रंग नुमायाँ लग रहे थे। कलसुम ज़िंदगी की आजमाइशों में कहीं भी मायूस नहीं हुई थी। ना उसने हिम्मत हारी थी, ना अपने हौसले और क़ुव्वत बाजू पर भरोसा करके नाकाबिल बर्दाश्त हालत को शिकस्त दी थी। अगर वो हौसला हार कर बैठ जाती तो क्या ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती? शायद नहीं। तो ये था आज का खूबसूरत नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसकी कहानी अच्छी थी और एक माँ की स्ट्रगल थी इसमें, और फिर कैसे उनकी ज़िंदगी संवरती है, कैसे वो अपने घर में खुश रहती हैं। मतलब ये एक अच्छा था। ऐसी कहानियाँ भी अच्छी लगती हैं। होपफुली कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।